नमस्ते। स्वागत है आपका। तो अब हम डिस्कस करेंगे आज एसआई टेस्ट सीरीज में हुए रीजनिंग के पेपर के सवालों को। तो देखते हैं आज सवाल जो पूछे गए रीजनिंग के पेपर के किस प्रकार से सवाल पूछे गए। वैसे आप जानते हैं कि आज जो रीजनिंग के है कंप्लीट सिलेबस का जो है पेपर बना है, उसमें सारे के सारे जो टॉपिक है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखिए देखिए पहला सवाल जो है हमें किस पे दिया गया है, सीरीज पर दिया गया है। नंबर सीरीज एक हमें दे रखी है, हमें बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या है। देखिए सीरीज का जब भी सवाल आपको देखने को मिले सबसे पहले आप नंबर्स जो उनको पहचानेंगे थोड़ा, कि जो नंबर्स है वो किस प्रकार के दिए गए। इस सीरीज में देखिए जब आप नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जैसे लिखा गया 1 1 4 8 9 27 16। इन नंबर्स को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म में नंबर्स दिए गए। जैसे 4 स्क्वायर होता है, 8 क्यूब है, ये स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब, स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में सीरीज जो है बढ़ रही है। तो कुल मिला के इस तरह से एक छोड़कर एक नंबर लिखा जा रहा है। 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16। तो 1 4 9 16 ये तो क्या है, हमारे स्क्वायर है 1 2 3 4 के। फिर लिखा गया 1 8 27, आगे का कोई नंबर। तो ये 1 8 27 आगे क्या बनना चाहिए, जिसका मतलब ये क्यूब नंबर चल रहे हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो आगे क्या बनेगा, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब जो है वो कितना हो जाएगा, 64। तो हम कहेंगे जो नेक्स्ट नंबर होगा इस सीरीज में वो क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है। अगला सवाल देखेंगे। 2 7 27, 107 और 427। तो इनमें अगर हम नंबर्स को देखते हैं कि नंबर्स जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर थोड़ा आप नंबर्स को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर्स अचानक बढ़ रहे हैं। अचानक बढ़ने का मतलब है कि मल्टीपल्स में हो सकते हैं। मल्टीपल्स को समझे तो देखिए यहाँ 107 है, यहाँ 427, लगभग 4 गुना दिखाई दे रहा है। 27 का 4 गुना, 7 का 4 गुना, 2 का 4 गुना। तो कहने का मतलब है कि 4 गुना का कोई लॉजिक यहाँ पर लग सकता है। तो अगर हम चेक करें एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो अगर मैं 2 का 4 गुना लेता हूँ तो 4 दूनी 8, -1 करेंगे तो कितना आएगा, 7। 7 का 4 गुना 28, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। 27 का अगर मैं 4 गुना करता हूँ, 27 का 4 गुना का 108, -1 करेंगे 107। फिर 4 गुना करते हैं हम और -1 करेंगे तो बनेगा कितना, 428, -1 427। इसका मतलब आगे भी सीरीज इसी प्रकार बढ़ेगी और आगे भी हम क्या करेंगे, 4 गुना -1। तो 427 का 4 गुना और -1 करना है। तो 427 का अगर मैं 4 गुना करता हूँ तो देखिए 4 × 7 28, 2 हासिल, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितने, 10, एक हासिल, 4 चौक 16 और एक कितना, 17। और फिर हम क्या करेंगे इसमें से -1, -1 करेंगे तो 1707। तो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, 1707 आना चाहिए इस हिसाब से, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है, ये इसका सही उत्तर हुआ। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में हमें नंबर्स दिए गए 625, 5, 125, 25, 25 क्वेश्चन मार्क, और फिर एक नंबर हमें दे रखा है 5। इस तरह की सीरीज में देखिए आप जब नंबर्स को समझेंगे तो नंबर यहाँ कभी एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। और एक चीज कॉमन आपको दिखाई दे रही है कि नंबर्स 25, 5 इसी की फॉर्म में 5 की पावर में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ क्या लॉजिक हो सकता है वो समझते हैं। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं यहाँ इनको इस प्रकार देखूँ, 625 से 125, 125 से 25 और 25 से कितना, 5 बना। तो अगर मैं 625 में 5 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 125। 125 में 5 से डिवाइड करें तो 25, और 25 में 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एक सीरीज तो एक छोड़कर एक चल रही है जिसमें हम 5 से डिवाइड करें। दूसरे में क्या हो रहा है, 5 से क्या बना, 25, 5 से 25 मतलब 5 गुना। तो आगे फिर से अगर मैं 5 गुना करता हूँ तो 25 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 125। तो इसका मतलब यहाँ जो नंबर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 125 आना चाहिए, 125 होना चाहिए, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। अगला सवाल करेंगे। देखिए फिर से इस सीरीज में क्या कहा गया है, हमें नंबर दे रखा है 3, 10, 29, 66 और 127। नेक्स्ट नंबर हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ सीरीज जो है उसको ध्यान से समझना है। फिर जब आप इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो एक बात समझ में आएगी, जैसे ये लगभग 125 के आसपास है, ये 64 64 के आसपास है, ये 27 के आसपास है, 8 के आसपास है, 1 के आसपास। तो ये 1, 8, 27, 64, 125 ये सारे के सारे क्या होते हैं, क्यूब नंबर है, घन संख्याएं। तो यहाँ जो लॉजिक चल रहा है वो क्या चल रहा है कि 1 का क्यूब 1 प्लस 2 किया तो कितना आ जाएगा, 10। इसी तरह 10 को कैसे लिखा गया है, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 10। 29 कैसे लिखा गया है, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 करने पर 29। यहाँ कितना, 4 का क्यूब
प्लस, सॉरी यहाँ 2 करने पे 29, फिर यहाँ 4 का क्यूब 64 प्लस 2 करेंगे तो 66, यहाँ कितना 5 का क्यूब प्लस 2 किया 125 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 127। तो आगे इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएं तो हम कहेंगे आगे होना चाहिए 6 का क्यूब प्लस 2। 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 218। तो हम कहेंगे यहाँ नेक्स्ट नंबर बनना चाहिए 218, जो कि हमारा क्या है फोर्थ ऑप्शन है। तो ये इसका क्या होगा सही आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है। तो हमें फिर से एक सीरीज दे रखी है, क्या लिखा गया है 5, 27, 61, 122, 213, 340 और 509। यहाँ इस सीरीज में फिर से अगर आप इन नंबर्स पे गौर करेंगे तो ये सारे के सारे फिर से क्या है क्यूब नंबर है। यहाँ पूछा क्या गया है, देखिए इसमें अगला पद नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया है उस गलत पद को हमें याद करना है। यहाँ एक नंबर क्या है रॉन्ग है गलत है वो हमें पता करना है। तो अगर आप फिर नंबर्स को देखिए 5, 27, 61, 122 ये सारे के सारे क्यूब नंबर के आसपास के नंबर है। जैसे ये हम जैसे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है 2 का क्यूब 8 के आसपास का नंबर है, 64, 125, 216, 343, 512 ये क्यूब नंबर है सारे। तो क्यूब नंबर कैसे लिखा गया, जैसे 2 का क्यूब 8 माइनस कितना किया गया 3, तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ ये क्या लिखा गया है 3 का क्यूब डायरेक्ट लिखा गया है। यहाँ पर 61 को लिखा गया है 4 का क्यूब माइनस 3, कितना हो जाएगा 61। ये लिखा गया है 5 का क्यूब माइनस 3, 125 माइनस 3 122। ये लिखा गया है 6 का क्यूब माइनस 3, इसको लिखा गया है 7 का क्यूब माइनस 3, ये लिखा गया है 8 का क्यूब माइनस 3। तो जब आप देखेंगे सभी में क्या है क्यूब -3 किया गया, लेकिन ये जो 27 है यहाँ पर सिर्फ क्यूब लिखा गया है -3 नहीं किया गया। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर 27 का जो है नंबर माइनस क्या आना चाहिए 3, 27 - 3 मतलब 24 लिखना चाहिए था, 3 का क्यूब -3, लेकिन लिखा गया 27। तो हम कहेंगे यहाँ जो 27 है वो नंबर क्या है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, जो सीरीज से क्या है थोड़ा अलग है। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया हमें नंबर्स दे रखे हैं, क्या है 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356 और 777। इनमें हमें बताना है कि रॉन्ग नंबर कौन सा है, गलत संख्या कौन सी है। तो देखिए इस सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आप थोड़ा समझेंगे तो आपको ये देखना है कि ये सीरीज आगे किस प्रकार से बढ़ रही है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से यहाँ अगर आप चेक करें तो यहाँ से यहाँ नंबर कितने गुना हो रहा है 2 गुना, डबल हो रहा है। यहाँ से यहाँ अगर आप चेक करें तो नंबर देखिए कितने गुना हो रहा है 3 गुना के आसपास हो रहा है। कितने गुना हो रहा है लगभग 3 गुना। यहाँ फिर देखेंगे तो ये कितने गुना है 2 गुना, ये कितने गुना 3 गुना, ये 2 गुना, ये कितने गुना 3 गुना, ये तो ये 2 गुना। इसका मतलब लॉजिक इस प्रकार से चल रहा है, कुछ 2 गुना हो रहा है। तो अगर मैं इसको 2 गुना करता हूँ, 1 का 2 गुना 2 प्लस 1 करूंगा तो आएगा 3। फिर इसी तरह अगर 3 से 10 पे जाते हैं तो कितने गुना 3 गुना 9 प्लस 1 करने पे कितना आ जाएगा 10। फिर आगे चलें 10 से 21 तो 2 गुना प्लस 1 करेंगे तो 21 आएगा। यहाँ से यहाँ चलें तो यहाँ कितने गुना हो रहा है 3 गुना प्लस 1 करने पे कितना आ जाएगा 64। यहाँ से आगे बढ़ें तो ये कितने गुना होगा 2 गुना प्लस 1, 64 का 2 गुना 128 प्लस 1 करेंगे 129। आगे देखें इसका मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर 3 गुना प्लस 1 होना चाहिए। 3 गुना प्लस 1 अगर हम करते हैं तो इसका 3 गुना करते हैं 130 मान लीजिए। 130 का जब आप 3 गुना करेंगे तो 130 का जो 3 गुना बनेगा वो कितना बनेगा 390 और प्लस 1 करेंगे तो 391 बनना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए था 391 आना चाहिए था, लिखा हुआ कितना है 356। इसका मतलब ये नंबर यहाँ पर क्या है गलत हो जाएगा 356, क्योंकि लॉजिक क्या चल रहा है इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1। 356 है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है में क्या कहा गया, तो इसमें हमें ABCDEFGHIJKL इस तरह से सीरीज देखने को मिल रही है कि यहाँ ABCDEFGHIJKL मतलब एक अल्फ़ाबेट छोड़कर एक अल्फ़ाबेट के कुछ इस तरह के पेयर मिल रहे हैं। तो अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊँ JKL तो आगे क्या आना चाहिए MNO और बीच में एक एक अल्फ़ाबेट और आएंगे। वो एक एक अल्फ़ाबेट हमें कहाँ से मिलेंगे इनसे YZWX, ये रिवर्स ऑर्डर में चल रही है। अगर मैं ऑप्शन को यहाँ चेक करूँ तो MNO हमें मिलना चाहिए, तो MN नहीं है इसका मतलब ये गलत। MNO इस ऑप्शन में मिल रहा है ये सही हो जाएगा। यहाँ N है गलत हो गया, यहाँ पर भी नहीं है इसका मतलब गलत।
तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर होगा। MNO हमें मिलना चाहिए, एक छोड़कर एक। अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ अल्फाबेट और नंबर्स दोनों क्या दिए गए, एक साथ दिए गए। तो हमें एक एक करके यहाँ इसको चेक करना है। तो पहले अगर मैं बात करता हूँ नंबर्स के हिसाब से, तो देखिए 2 से कितना हो रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है। तो कितना प्लस किया गया है, 5 प्लस किया गया। 7 से 7 प्लस करेंगे तो 14 बनेगा। 14 में 9 प्लस करेंगे तो 23 बनेगा। 23 में 11 प्लस करेंगे तो 34 बनेगा। इसका मतलब आगे जो है 34 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 13। 34 में मैं 13 ऐड करता हूँ तो कितना बनेगा, 47, तो 47। तो नंबर जो आना चाहिए वो तो क्या आना चाहिए, 47 आना चाहिए। इससे हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो यहाँ इन दो में क्या है, 47। अगर अल्फाबेट देख रहे हैं, यहाँ यू दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, वी। तो अल्फाबेट को चेक करते हैं। अल्फाबेट देखिए क्या है, ZYXW V। इसका मतलब है कि रिवर्स ऑर्डर में अल्फाबेट चल रहे हैं। तो VWXYZ। तो अगर हम बात करें तो यहाँ क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। यहाँ यू लिखेंगे तभी क्या बनेगा, UVWXYZ बनेगा। तो 47 यू वाला जो है हमारा सही आंसर होगा, जो कि हमारा क्या है, थर्ड ऑप्शन है। ये इसका सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। इसमें हमें फिर से अल्फाबेट और नंबर्स दे रखे हैं, लेकिन अब हमसे पूछा क्या गया है, उपयुक्त नहीं है। दी गई श्रृंखला में वह पद ज्ञात करें जो श्रृंखला में उपयुक्त नहीं है। गलत टर्म जो है वो हमें फाइंड करनी है, रॉन्ग टर्म कितनी है। रॉन्ग टर्म देखिए कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर नंबर्स की बात करूं तो 1 से 5 हो रहा है, मतलब 4 जोड़ा गया। 5 से 9 हुआ, मतलब कितना जोड़ा गया, फिर से 4 जोड़ा गया। अब 9 से यहाँ कितना जोड़ा जा रहा है, अगर हम बात करें 6 जोड़ा गया, फिर कितना जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया। तो यहाँ हमें कुछ दिक्कत लग सकती है। तो अगर 9 में मैं कितना जोड़ता हूँ, 4 जोड़ता हूँ, तो यहाँ कितना आएगा, 13। और 13 में फिर अगर हम क्या जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, 17। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 15 लिखा गया है, ये यहाँ पर क्या है, गलत है। तो ये जो यहाँ पेयर है या ये जो यहाँ टर्म दे रखी है वो क्या होगी यहाँ पर गलत, जो कि हमारा क्या है, सेकंड ऑप्शन। तो 15LS जो दे रखा है वो हमारा यहाँ क्या है, गलत। क्योंकि अगर वहाँ 15 की जगह 13 होता तो ये सीरीज क्या हो जाती, कंप्लीट हो जाती। अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। अगले में हमें देखिए कुछ इस तरह से अल्फाबेट्स दे रखे हैं और कुछ बीच में ब्लैंक स्पेस छोड़े गए। इस तरह के सवाल जो है उसको कैसे करना है, तो हमें क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन में से कौन सा अल्फाबेट का पेयर यहाँ पर रखें कि ये क्या हो जाने चाहिए, एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में जो है इस फॉर्म में अरेंज हो जाना चाहिए। तो इनको करने का तरीका क्या है कि हम देख लें कि टोटल कितने अल्फाबेट दे रखे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल यहाँ 20 अल्फाबेट आएंगे। 20 अल्फाबेट है, इसका मतलब पेयर जो बन रहा है वो ग्रुप्स में बन सकता है। जैसे 20 को अगर हम डिवाइड करें तो 4 का 5 का इस तरह से अलग अलग ग्रुप में पेयर बनाया जा सकता है। या ये भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट पेयर बने, ये भी हो सकता है कि एक पेयर 2 का हो, एक 3 का हो, एक 4 का हो। तो हम ट्राई करके देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम बड़े से बड़ा पेयर बनाने की कोशिश करें तो 20 के हम मैक्सिमम कितने पेयर बना सकते हैं, 5 5 के, 5 5 5 इस तरह से। 5 5 के पेयर में अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, देखिए क्या बनता है, 1 2 3 4 5 यहाँ से, फिर 1 2 3 4 5, एक ये, फिर 3 और 2 5, और ये इस तरह से कुछ पेयर बन रहा है। तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो लास्ट में देखिए यहाँ क्या लिखा गया, ए। यहाँ पर भी क्या है, ए। या तो आप इस तरह देखें, और नहीं तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो देखिए ये बी लिखा है, यहाँ सी सी है। तो यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ बी, बी बी सी सी ए बनेगा। फिर सी सी ए ए बी बन सकता है। यहाँ ए ए बी बी सी बनेगा। और यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ बी बी फिर सी सी ए, तो ये वापस क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ 2 बी आ रहे हैं, 2 सी आ रहे हैं, एक ए आ रहा है। इसमें सी डबल है, ए डबल है, बी क्या है, सिंगल। ए डबल है, बी डबल है, सी क्या है, सिंगल। तो इसका मतलब 2 अल्फाबेट तो रिपीट हो रहे हैं, एक अल्फाबेट क्या है, सिंगल ही चल रहा है। इस तरह से ये सीरीज क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। और फिर यही चीज जो फर्स्ट वाली टर्म है वो लास्ट में क्या होगी, रिपीट होगी, बी बी सी सी ए। और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। तो हमने कौन कौन से अल्फाबेट यहाँ लिखे हैं, तो बी ए बी सी ये लिखा है। तो बी ए बी सी लिखा गया, जो कि हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कुछ इस तरह से हमें अल्फाबेट दे रखे हैं। तो ये दे रखा है SRQP, SRQP। इनको ध्यान से समझे, पीछे से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, PQRS। रिवर्स ऑर्डर में ये चल रहे हैं। तो यहाँ क्या आना चाहिए कि ये PQRS जो है उसको कंप्लीट करे। तो P से पहले क्या आता है, O, OPQRS, इस तरह से सीरीज बढ़ सकती है। फिर यहाँ क्या लिखा है, HIJK, तो क्या आना चाहिए, LOL। फिर इसमें बात करें तो GFED, ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। तो यहाँ DEFG है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, C। तो CDEFG ये पेयर बन जाएगा। हम कहेंगे यहाँ जो टर्म आएगी वो क्या आना चाहिए, OLC आना चाहिए, जो कि हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला देखेंगे।
यहाँ अल्फ़ाबेट का फिर से पेयर दे रखा है, इसको समझते हैं। इसको आप देखिए, समझे तो ध्यान से देखेंगे। ए से क्या लिखा गया, सी से यहाँ एक अल्फ़ाबेट आएगा, फिर यहाँ जी लिखा गया और क्या लिखा गया, आई लिखा गया। तो ये है ए, बी को छोड़कर सी, डी को छोड़कर ई, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ई। फिर एच, ई के बाद एफ को छोड़कर जी, एच को छोड़कर आई, एक छोड़कर एक अल्फ़ाबेट लिखे जा रहे हैं। और दूसरी सीरीज में जो है इस तरह से चल रहा है, डी ई एफ जी एच आई जे, आई को छोड़कर यहाँ जे लिखा जाना चाहिए। इसका मतलब पहले स्पेस क्वेश्चन मार्क की जगह तो ई आना चाहिए, दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह जे आना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट में ये हमें दे रखा है ई और जे, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट देखिए। अगले सवाल में देखिए हमें क्या कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्याएं दी गई है, 3 एक निश्चित प्रकार से समान है लेकिन शेष एक अलग है, वह एक अलग संख्या कौन सी है बताना। ये ओड मैन आउट का क्वेश्चन है। इसमें मतलब क्या करना होगा हमें कि 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से 3 में कोई समानता है, एक उनसे भिन्न होगी, वो भिन्न संख्या कौन सी है ये हमें पता करना है। इसको देखने का तरीका देखिए क्या है, तो यहाँ समझते हैं। तो यहाँ अगर आप इन सब में कॉमन अगर एक चीज देखते हैं तो यहाँ ये पता चलेगा, जैसे ये लिखा है 1 2 3, 1 2 3 कंटिन्यू नंबर है और पीछे क्या लिखा गया, 6। फिर यहाँ क्या लिखा गया है, 2 3 4, फिर क्या लिखा गया है लास्ट में 6। यहाँ क्या है, 4 5 6, 4 5 6 और लास्ट में क्या लिखा गया, 6। यहाँ 5 6 8 लिख दिया, क्या लिखा गया, 5 6 8 और लास्ट में 6। तो अगर आप इनमें देखेंगे तो इनमें ये पहले 3 जो नंबर है वो कंटिन्यू है, लेकिन इसमें 5 6 8 लिख दिया, 8 नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए था, 7। तो हम कहते हैं ये सब सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सेम। तो हम कहेंगे ये 3 जो है किसी ना किसी फॉर्म में, जो इनके पहले 3 नंबर है वो क्या है, कंटिन्यू है। लास्ट में क्या लिखा गया, 6। इसमें 5 6 7 होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है, ये जो नंबर है ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा बाकी 3 से। तो बाकी 3 में एक समानता है, फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, अलग हो गया इस प्रकार। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या कहा गया, संख्याओं में, इसमें आपको संख्याओं का समूह दे रखा है और विषम जो संख्या है उसको हमें चुनना है। तो देखिए क्या इनमें संबंध बन रहा है, चलिए चेक करते हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे, देखिए 4 और ये 16 लिखा है, तो 4 का कितने गुना है, 4 गुना है। 4 का 4 गुना कितना है, 16। फिर 16 से क्या बना, 24। और अगर यहाँ देखेंगे 24 से क्या लिखा गया है, 12, इसका मतलब है इसका आधा, 24 का आधा लिखा गया। यहाँ 2 से 8 कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। और 4 से 16 कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। 1 से 4 कितने गुना, 4 गुना। 2 से 8 कितने गुना, 4 गुना। 3 से 12 कितने गुना, 4 गुना। 6 से 24 कितने गुना, 4 गुना। तो इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों दो दो के जो पेयर चल रहे हैं वो 4 गुना के फेस में चल रहे हैं। लेकिन पहले ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा। पहले ऑप्शन में क्या हो रहा है कि पहला जो पेयर है उसमें तो 4 गुना हो रहा है, सेकंड वाले में क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, आधा हो रहा है। तो इसका मतलब हम कहेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा। ये जो पेयर है, ये जो संख्याओं का जोड़ा है वो क्या है, बाकी 3 से अलग है। बाकी 3 में सब कॉम्बिनेशन में क्या चल रहा है, इंटू 4 चल रहा है, 4 टाइम्स लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखिए, अब हमें अल्फाबेट का पेयर दे रखा है, हमें बताना है कि इनमें से 3 समान है, एक अलग कौन सा है। इनको अगर आप समझें तो देखिए क्या लिखा गया, ई के बाद ई एफ जी, एक छोड़कर क्या है, अल्फाबेट लिखा गया। ई एफ को छोड़कर जी लिखा गया, के एल को छोड़कर एम लिखा गया, यू वी को छोड़कर डब्ल्यू लिखा गया। इसमें एन ओ को छोड़कर पी लिखा जाना चाहिए था, लेकिन क्या लिखा गया, क्यू लिख दिया। यहाँ पर पी होना चाहिए था, क्यू लिखा। इसका मतलब ये जो है बाकी 3 ऑप्शन से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसका सही उत्तर है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए अगला, इसमें फिर हमें अल्फाबेट्स के कुछ पेयर दे रखे हैं, जोड़े दे रखे हैं, इनको समझते हैं। देखिए क्या लिखा गया, जे लिखा गया, फिर उसके बाद के, फिर एल एम, 2 अल्फाबेट छोड़कर एन और ओ लिखे गए। उसके बाद ओ के बाद पी क्यू, पी और क्यू 2 अल्फाबेट छोड़कर क्या लिखा गया, आर और एस। इसका मतलब है कि यहाँ पर बीच में 2 अल्फाबेट छोड़े गए। इसी तरह दूसरे ऑप्शन में अगर हम देखें तो क्या लिखा है, एच आई, फिर जे और के को छोड़ा गया, फिर एल, जे के एल 3 छोड़कर लिखा गया एम एन, तो यहाँ 3 अल्फाबेट छोड़े। इसी तरह अगर मैं तीसरे ऑप्शन में देखूं तो सी डी ई एफ 2 अल्फाबेट छोड़कर क्या लिख दिया, जी एच, फिर आई जे के एल। इसका मतलब यहाँ फिर 2 अल्फाबेट, यहाँ 2 अल्फाबेट, यहाँ 2 अल्फाबेट, पी क्यू आर एस, पी क्यू फिर आर एस को छोड़कर टी और यू लिखा गया, यू वी डब्ल्यू को छोड़कर एक्स वाई लिखा गया। इसका मतलब यह है कि पहले, तीसरे और चौथे ऑप्शन के अंदर सभी के बाद में 2 अल्फाबेट के बाद में 2 अल्फाबेट छोड़कर लिखा गया, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है
उसमें क्या है, HIJKL, 3 अल्फाबेट छोड़े गए हैं, 2 नहीं छोड़े गए। तो हम कहेंगे जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जिसमें सेकंड जो है वो हमारा सही आंसर होगा। अगला देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या जो है उसको पता करना है। विषम संख्याएं पता करनी है कि इसमें से कौन सी जो है एक संख्या अलग है बाकी 3 से, बाकी 3 में एक ना एक समानता होनी चाहिए। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें इस प्रकार से चल रहा है, ये 339 जो लिखा है, तो 3 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 3 3 9। फिर लिखा गया है 326, 3 × 2 कितना होगा, 6। लिखा गया 428, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। इसी तरह 3 3 8 लिखा गया, 3 × 3 करके 8 नहीं आ रहा, आना क्या चाहिए, 9। लिखा क्या गया है, 8। इसका मतलब हम कहेंगे फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट या अलग हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फाबेट का जो है कुछ पेयर दिए गए, हमें फिर से इसमें क्या बताना है, अलग जोड़ा जो है कौन सा है, इनको समझते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है IHKL लिखा गया। तो अगर मैं देखता हूँ कि I जो है, I से क्या है, H, I आता है 9 पर, H आता है 8 पर, ये K कितने पर आ रहा है, 11, और ये क्या है, 12। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, -1, और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, +1 आ रहा है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, GFHL, तो G कितने पर आता है, 7 पर, F कितने पर, 6 पर, ये कितने पर, 8 पर, और ये कितने पर, 12 पर। यहाँ क्या हो रहा है, -1, और यहाँ क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। इसी तरह तीसरा ऑप्शन अगर हम चेक करें, EDGH, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ सिंपल सा है कि E से D आ रहा है, मतलब 5 से कितना हो रहा है, 4, मतलब -1 हो रहा है। और यहाँ G है 7 पर, H है 8 पर, तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर अगर मैं बात करता हूँ C, B, E और F की, तो हम देखते हैं C कितना, 3, B कितना, 2, यहाँ क्या हो रहा है, -1, E से F हो रहा है मतलब 5, और ये कितना, 6, यहाँ हो रहा है +1। तो इसमें, इसमें और इसमें, इन सब में लॉजिक क्या चल रहा है, -1, बाद में कि 2 में +1, -1 +1 -1 +1, इसमें क्या हो रहा है, -1 +4। तो मतलब ये जो सेकंड ऑप्शन है ये बाकी 3 से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, देखिए अब जो सवाल दिया गया हमें कोडिंग डिकोडिंग पर, ये क्वेश्चन किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सवाल हमें दे रखा है कि ट्रुथ जो है उसका कोड हमें दिया हुआ है, और हमें बताना है फॉल्स का जो कोड है वो क्या होगा। तो यहाँ जब आप ध्यान से देखें, देखिए ट्रुथ के अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ अल्फाबेट कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 5 अल्फाबेट, यहाँ 10 अल्फाबेट। इसका मतलब है कि एक अल्फाबेट के लिए 2 अल्फाबेट कोड जो है बनाए गए हैं। अब वो कैसे बनाए गए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ अल्फाबेट क्या है, टी, यहाँ लिखा हुआ है SU। इसका मतलब हम देखते हैं कि STU अल्फाबेट में इस तरह आते हैं। तो टी से पहले आता है S, टी के बाद क्या आता है U। तो इस टी से एक अल्फाबेट पहले वाला, एक अल्फाबेट बाद वाला लिखा गया। इसी तरह R, R से पहले क्या आएगा Q, R के बाद क्या आता है S। तो हर एक अल्फाबेट से पहले और बाद वाले अल्फाबेट को लिखा गया, इस तरह से कोडिंग की गई है। तो इसी तरह अगर मैं F का जो कोड लिखना चाहूँ तो देखिए क्या बनता है, F से पहले क्या आएगा, तो हम कहेंगे F से पहले क्या आता है E, F, F के बाद G। फिर A से पहले क्या आएगा, Z, A के बाद क्या आएगा B। L से पहले K, L के बाद M। S से पहले क्या आएगा R, S के बाद क्या आएगा T। E से पहले D, और E के बाद क्या आएगा F। तो ये कोड इसका बनना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन से मैच करते हैं तो क्या आना चाहिए, EGZB, EGZB, EGZB इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। उसके बाद देखिए क्या है, KM आ रहा है, RTDF आना चाहिए, RTDF थर्ड ऑप्शन। हम कहेंगे थर्ड ऑप्शन जो है ये इसका क्या होगा, सही आंसर बनेगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, तो हमें कहा गया है किसी सांकेतिक भाषा में बी क्विक को इस तरह लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में लव माई कंट्री के कोड के तीसरे शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा। इसमें तीसरा शब्द कौन सा, ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द, ये तीसरा शब्द, तीसरे शब्द का अंतिम वर्ण मतलब वाई, वाई का कोड हमें बताना है क्या बनेगा। तो चलिए पहले चेक करते हैं कि कोडिंग यहाँ से कैसे हुई है। देखिए BE का कोड क्या लिखा गया है, ZC। तो B से Z पर आया गया है, B से Z का मतलब क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। पहले A पे जाएंगे फिर Z पे जाएंगे। E से C की अगर हम बात करें तो E से C का मतलब क्या है कि यहाँ क्या हो रहा है, E, D और C,
मतलब फिर से क्या हो रहा है, -2। तो कोडिंग -2 की फॉर्म में की गई है। इसी को आगे चेक करें, क्यू से ओ लिखा गया है, तो हम कहेंगे ये 17, ये 15, फिर से -2 हो रहा है। यू से एस लिखा गया, मतलब -2। इसका मतलब है कि कोडिंग जो है -2 के पैटर्न की फॉर्म में की गई। और इसी प्रकार अगर मैं इनके कोड बनाता हूँ, सभी के कोड, और वाई का कोड बनाना पड़े, तो इसका मतलब वाई से 2 अल्फाबेट पीछे, 1 और 2। तो वाई से पहले क्या आएगा, तो वाई से पहले क्या आता है, एक्स। एक्स से पहले क्या आएगा, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड इस फॉर्म में। वाई से 2 अल्फाबेट पीछे जाएंगे तो क्या आना चाहिए, डब्ल्यू आना चाहिए। तो हम कहेंगे तीसरे शब्द का अंतिम वर्ण जो है, लास्ट जो अल्फाबेट है, उसका कोड क्या बनेगा, यहाँ पर डब्ल्यू बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन डब्ल्यू। अगला सवाल करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सांकेतिक भाषा में सनशाइन ब्राइटली को क्या लिखा जाता है, BALOSUL। हाउसेस आर ब्राइटली लिट, इसको लिखा गया है किसी कोड में। लाइट कम्स फ्रॉम सन, इसका भी एक कोड दिया गया है। तो हमें सन और ब्राइटली के लिए कोड क्या यूज किए गए ये बताना है। तो यहाँ ये क्या है, वर्ड टू वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन है। करने का तरीका क्या है कि हम कॉमन वर्ड्स ढूंढेंगे। सन और ब्राइटली का कोड हमसे पूछा गया है। तो अगर देखिए मैं सन को देखता हूँ, तो इस स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर सन लिखा गया है, एक तो ये, और पहली जो स्टेटमेंट है उसमें यहाँ पर सन लिखा गया है। इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर सन जो है वो क्या है, कॉमन वर्ड है। इसका मतलब इनका एक कोड भी क्या होना चाहिए, कॉमन। तो अगर मैं यहाँ कॉमन कोड देखता हूँ, तो यहाँ लिखा है BALOSUL, और इसके कोड में लिखा है ये, और LONRO। इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे इन दोनों में कॉमन कोड हमें दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, LO। LO इसमें भी आ रहा है, LO इसमें भी आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सन का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, LO हो जाएगा। अब हमें देखना है ब्राइटली का कोड क्या है। तो ब्राइटली अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आप देख पाएंगे, पहले स्टेटमेंट में यहाँ ब्राइटली लिखा है और दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ ब्राइटली लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें और इसमें, इन दोनों में भी एक कोड क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। इसमें है BASUL, इसमें कोड क्या है, KADOULA ARI और BA। तो अगर आप फिर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ BA, इसमें भी क्या आ रहा है, BA। एक वर्ड कॉमन आ रहा है ब्राइटली, एक अल्फाबेट जो है, सॉरी एक कोड जो है वो कॉमन क्या आ रहा है, BA आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि ब्राइटली जो है उसका कोड कितना हो जाएगा, उसका कोड हो जाएगा BA। तो सन का कोड हुआ LO, ब्राइटली का कोड हो गया BA। हमसे सन और ब्राइटली दोनों का कोड पूछा है, तो LO और BA, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है, इसमें दिया गया है LO और BA। तो ये इसका क्या हुआ, सही आंसर हुआ। अगला सवाल करेंगे। ये क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 134 का मतलब है गुड एंड टेस्टी, 478 का मतलब है सी गुड पिक्चर्स, 729 का मतलब है पिक्चर्स आर फेंट, निम्न में से कौन सा अंक सी का कोड है। हमें बताना है किसका कोड, सी का कोड बताना है। तो देखिए सी का कोड हम देखते हैं। तो पहले अगर मैं इन दोनों के अंदर चेक करता हूं, अगर आप इनमें चेक करते हैं तो सी जो है वो किसी में भी कॉमन वर्ड नहीं है। कॉमन वर्ड नहीं है तो हम फिर क्या देखते हैं, कॉमन वर्ड का पता करेंगे, कॉमन वर्ड कौन से हैं। तो जब आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट और सेकंड में गुड क्या है, कॉमन है। कॉमन वर्ड जो है क्या है, गुड। तो अब देखते हैं गुड का जो कोड है वो क्या कॉमन हो सकता है। तो यहाँ 134 है फर्स्ट वाले में, सेकंड कोड में 478 है, तो दोनों के अंदर 4 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब गुड का जो कोड है वो क्या है, 4। अगर गुड का कोड 4 है, इसका मतलब सी का कोड 4 नहीं हो सकता। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, पिक्चर्स। पिक्चर्स को अगर मैं देखता हूँ तो पिक्चर्स यहाँ दिख रहा है, एक पिक्चर यहाँ आ गया, एक पिक्चर यहाँ आ गया। तो इन दोनों के अंदर सेकंड और थर्ड में कोड कौन सा कॉमन है, यहाँ लिखा है 729, यहाँ लिखा है 478, यहाँ 7 जो है वो कॉमन है। तो ये 7 यहाँ कट हो जाएगा। इसका मतलब पिक्चर का जो कोड है वो क्या है, 7 है। तो अब हमें ये पता चला कि 478 का मतलब था सी गुड पिक्चर, जिसमें गुड और पिक्चर का कोड 47 है, तो सी का जो कोड बच गया वो क्या बच गया, 8 बच गया। तो हम ये कह सकते हैं सी का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। अगला सवाल देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। तो फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और ये कहा गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैरेक्टर को जो है इस तरह से कोड किया गया है, चिल्ड्रन को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हीरा लाल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहाँ देखना है, देखिए हीरा लाल लिखा हुआ है। इन सवालों में हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आप ये देखेंगे कि HIRALAL, हीरा लाल के जो भी अल्फाबेट है वो आपको इस वर्ड और इस वर्ड में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब जो सवाल है वो किसका है, डायरेक्ट कोडिंग का है। डायरेक्ट कोडिंग का जब सवाल हो तो हम डायरेक्ट कोड कर सकते हैं। कैसे, देखिए
तो एच का कोड अगर मैं लिखना चाहूँ तो एच का कोड कैसे निकलेंगे? तो इसमें सी एच, एच है सेकेंड अल्फाबेट, यहाँ सेकेंड अल्फाबेट का कोड कितना लिखा गया? 4। एच का कोड क्या हो जाएगा? 4। इसी तरह आई की बात करें तो जैसे आई इसमें लिखा गया है, एच के बाद आई, तीसरा अल्फाबेट, तीसरे अल्फाबेट का कोड क्या है? 8, तो आई का कोड है 8। इसी तरह आर का ढूंढ लेते हैं। आर का इसमें देखें तो ये पीछे से तीसरा क्या है? 6। आई का, आर का कोड हो जाएगा 6। ए के कोड की अगर मैं बात करता हूँ, ए का कोड यहाँ से मिलेगा, आगे से तीसरा क्या है? 1, तो ये हो जाएगा 1। एल का कोड देखें, एल का कोड हम यहाँ से ले सकते हैं, आगे से चौथा कोड क्या है? 5, तो यहाँ 5। ए का कोड हमने 1 निकाला है, एल का कोड फिर से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हम कहेंगे हीरालाल का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा? 4861515। तो ऑप्शन चेक करिए कौन सा मैच हो रहा है? सेकंड ऑप्शन 4861515। तो ये इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन, तो आपको ये देखना आना चाहिए कि इस प्रकार से हम इसको डायरेक्ट कोड से हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? स्ट्रिंग का कोड ये है, प्रेस का कोड ये है, ग्रेप्स का कोड हमें बताना है। फिर से जब आपको कोडिंग जनरली इस तरह सिंबल्स की फॉर्म में दे दे तो पूरी संभावना है कि ये डायरेक्ट कोडिंग का ही क्वेश्चन रहेगा। तो अब देखिए GREPES, ये सारे के सारे अल्फाबेट आपको इन दोनों वर्ड में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो हम डायरेक्ट कोड करेंगे। सबसे पहले कोड लिखते हैं किसका? जी का कोड यहाँ से मिलेगा, लास्ट वाला, लास्ट में क्या लिखा गया? डिवाइड, तो जी का कोड है डिवाइड। आर का कोड देखते हैं, तो आर का कोड यहाँ से ले सकते हैं, सेकंड नंबर, पहले सेकंड नंबर क्या है? स्टार, आर का कोड क्या हो गया? स्टार। ए का कोड हम देखें तो यहाँ से तीसरा क्या है? एट द रेट, ये हो जाएगा एट द रेट। पी के हम बात करें, पी का कोड हमें यहाँ मिल जाएगा, पहले वाला क्या है? क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। ई की कोड की हम बात करें, ई का कोड इसमें देखें, लास्ट वाला क्या है? इनटू। और एस के कोड की बात करें तो यहाँ एस मिल जाएगा, पहला क्या है? परसेंट, ये हो गया एस का कोड। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या बना चाहिए? डिवाइड स्टार एट द रेट, इस तरह से। तो यहाँ डिवाइड स्टार एट द रेट है, फिर है क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, इसमें नहीं है, तो यहाँ डिवाइड, इसमें भी नहीं हो रहा, डिवाइड स्टार एट द रेट क्वेश्चन मार्क इनटू परसेंट, ये आंसर है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल जो है देखिए, ये हमें दे रखा है ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का सवाल है। देखते हैं क्या पूछा गया हमसे। हमें कहा गया है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहने वाली कौन है? महिला कह रही है। क्या कह रही है महिला? इस व्यक्ति के बेटे की बहन, कौन सा जो व्यक्ति है जिसके बारे में महिला बोल रही है उसके बारे में कहा गया, इस व्यक्ति की बेटे की बहन मेरी सास है। ये उस महिला की क्या है? सास। तो हम कैसे बनाएंगे कि व्यक्ति की बेटे की बहन, ये है व्यक्ति, उसका बेटा और बेटे की एक बहन है। तो इसकी बहन, ये जो बहन है ये कौन है? मेरी सास। मेरी सास मतलब उस महिला की, जो महिला बोल रही है उसकी सास, ये उसकी सास है महिला की, इसका मतलब ये कौन है? महिला के पति की माता हुई, तभी सास होगी। तो अगर मैं यहां बनाता हूं महिला को, ये महिला का एक क्या होगा? पति, और पति की माता कौन है? ये वाली औरत। तो व्यक्ति के बेटे की बहन महिला की क्या हो गई है? सास हो गई। इस महिला की ये क्या हो गई है? सास हो गई। तो अब देखिए हमसे सवाल क्या पूछा गया है। हमें ये कहा गया है व्यक्ति से महिला के पति किस प्रकार संबंधित है। इस व्यक्ति से कौन? महिला का पति। महिला का पति कौन है? ये वाला आदमी। तो ये जो व्यक्ति है ये इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? महिला का पति इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो हम देखें तो व्यक्ति की है पुत्री, ये कौन है? व्यक्ति की पुत्री, और पुत्री का पुत्र। तो पुत्री का पुत्र, बेटी का जो बेटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? दोहिता। तो ये क्या होना है? ये जो है महिला का पति, ये इस व्यक्ति का क्या हो जाएगा? दोहिता हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। तो ये इसका सही उत्तर हुआ। अगला सवाल करेंगे। अगले सवाल में देखिए क्या कहा गया है। हमें कहा गया है 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं जिनका नाम ABCDE और F है। ए और ई क्या है? भाई। ए और ई दोनों भाई है, तो लिख लेते ए और ई, ये दोनों आपस में क्या है? भाई है। एफ ई की बहन है। एफ किसकी बहन है? ई की बहन है। ई की बहन हो गई कौन? एफ। एफ होगी बहन। ये ध्यान रखना, स्क्वायर में लिखने का मतलब है पुरुष है और सर्किल में लिखने का मतलब महिला है। बराबर किसको बता रहा है? भाई बहनों को बता रहा है। फिर सी ए के चाचा का इकलौता बेटा है। सी जो है कौन है? ए के चाचा का इकलौता बेटा। ए का चाचा कौन होगा? ए का चाचा मतलब ए का पिता।
पिता का एक भाई होगा और भाई का बेटा। भाई का बेटा कौन है? सी। ये हो गया सी। तो सी ए के चाचा का इकलौता बेटा। तो कहेंगे तो ये ए के पिता, पिता का भाई चाचा, चाचा का इकलौता बेटा कौन हो गया? सी हो गया। फिर कहा गया बी और डी सी के पिता के भाई की बेटियां हैं। तो बी और डी कौन है? सी के पिता। सी के पिता ये, इसके भाई की बेटियां। इसके भाई मतलब इसका भाई कौन है? ये इसकी बेटियां। इसकी बेटियां मतलब इनकी बहनें। कौन? बी और डी। तो ये क्या हो जाएगी? सी के पिता के भाई मतलब चाचा की बेटियां। तो सी के पिता के भाई की बेटियां कौन होगी? बी और डी, मतलब इसकी बेटियां हो गई, तो इनकी बहनें हो गई, हम ये कह सकते हैं। आगे क्या पूछा गया हमसे, देखो सी एफ से किस प्रकार संबंधित है? सी किससे? एफ से। एफ से जो है सी का संबंध बताना है। कैसे बताएंगे? देखिए एफ, एफ के पिता, पिता का भाई मतलब चाचा, चाचा का लड़का। तो पिता, पिता के भाई मतलब चाचा, चाचा का लड़का है कौन? सी। तो एफ का चचेरा भाई होगा सी, क्योंकि चाचा का लड़का है तो क्या होगा? चचेरा भाई। तो हम कहेंगे सी जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है? कि वो उसका क्या है? चचेरा भाई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, चचेरा भाई। नेक्स्ट, हमें क्या कहा गया? ए बी का भाई है। ए क्या है? बी का भाई। तो बनाते हैं, ए जो है भाई है, लड़का है किसका? बी का। लड़का है इसीलिए हमने उसको स्क्वायर में लिखा है, ध्यान रखिएगा। बी सी का भाई है। बी किसका भाई है? सी का, मतलब बी लड़का हुआ, सी का भाई है इसीलिए। फिर डी ए के पिता है। डी किसके पिता है? ए के पिता मतलब इन तीनों के ही पिता होंगे, क्योंकि तीनों आपस में भाई बहन है। तो डी इन तीनों के क्या हो गए? पिता हो गए। इन तीन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? ये पूछा गया कौन सा जो है निश्चित रूप से सत्य नहीं है, ये हमें पूछा गया। तो देखिए देखते हैं क्या कहा गया। बी ए का भाई है, तो देखिए बी ए का भाई हो रहा है, बिल्कुल सही, ये तो क्या है? सही है। फिर है बी डी का भाई है। बी किसका? डी का बेटा है, सॉरी, बी डी का बेटा है, तो बिल्कुल बी किसका बेटा है? डी का। ये बात भी यहाँ पर सही है, ये भी सही है। ए बी और सी डी के बच्चे हैं। ए बी और सी डी के क्या है? बच्चे हैं, बिल्कुल ए बी और सी तीनों के तीनों क्या है? डी के ही संतानें हैं, बच्चे हैं, इसका मतलब ये भी सही है। फिर लिखा है सी ए का भाई है। सी जो है वो ए का भाई नहीं, ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? देखिए सी जो है वो पुरुष है या महिला, ये हमें पता नहीं है। सी अगर पुरुष महिला नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि ये इसका क्या है? भाई है। सी ए की बहन भी हो सकती है। इसका मतलब कहेंगे ये जो है वो निश्चित रूप से सत्य नहीं है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। ये तीनों सत्य हैं, सत्य नहीं वाला पूछा गया है, कौन सा सत्य नहीं है? तो हम कहेंगे फोर्थ ऑप्शन जो है सी ए का भाई, ये सत्य नहीं है, ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। चलिए तो अगला सवाल देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। देखिए अगला जो सवाल हमें दिया गया है वो किस पर दिया गया है? काउंटिंग फिगर्स पे दिया गया है। तो हमें एक फिगर दे रखा है और हमें इसमें क्या है? कुछ फिगर्स फाइंड करने, कौन कौन से। हमें पूछा गया है कि निम्न प्रश्न में दी गई आकृति में वर्गों की संख्या क्या है। क्या पूछे गए? हमें स्क्वायर पूछे गए। स्क्वायर हमें फाइंड करने हैं, कितने स्क्वायर बन रहे हैं। देखिए स्क्वायर फाइंड करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम ये फिगर देखेंगे। ये फिगर आप देख पा रहे हैं? तो ये 3 बाय 3 का, 1 2 3, 1 2 3, 3 बाय 3 का जो है स्क्वायर का एक ग्रिड बन रहा है। ऐसे फिगर में स्क्वायर काउंट करने का आसान तरीका क्या है? जैसे 3 बाय 3 का है तो हम कहेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिलेंगे इस फिगर के अंदर। मान लीजिए ये 4 बाय 4 का होता तो 1 से लेके 4 तक के स्क्वायर को प्लस करते। 10 का बाय 10 का होता तो 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर को प्लस करते। यहाँ 3 बाय 3 का है तो 1 से 3 तक के स्क्वायर को प्लस करेंगे। ये होगा 1, 1 और ये 4 कितना? 5, 5 और 9 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 14। तो 14 तो इसके अंदर बनेंगे। इसके बाद देखिए 14, ये एक 15, 16, 17, 18। तो 14 और 4 ये टोटल कितने हो जाएंगे? 18 यहाँ तक हुए। और गिनते हैं इसके अलावा कौन से बन रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक ये बनेगा यहाँ पर, एक ये दूसरा, ये बनेगा इस कॉर्नर पर तीसरा, और ये बनेगा चौथा। 4 ये वाले बन जाएंगे। फिर अगर हम और देखें तो और कौन कौन से बन सकते हैं वो भी देखिए। अब इनसे बड़ा बनेगा एक, ये वाला बनेगा एक, ये बनेगा दूसरा,
ये बनेगा यहाँ पर तीसरा इस कॉर्नर पे, और एक यहाँ पर बनेगा चौथा। 4 ये बने, और एक जो बनेगा वो बनेगा सबसे बड़ा वाला। ये देखिए, ये जो सबसे बड़ा आपके स्क्वायर बन रहा है ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने स्क्वायर हो रहे हैं, तो 14 और 4 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे 22, 22 और 4 कितने हो जाएंगे 26, 26 और 1 कितना 27। तो हम कहेंगे यहाँ पर टोटल 27 जो है स्क्वायर बनेंगे, 27 वर्ग बनेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन 27 वर्ग। अगला सवाल देखेंगे हम। देखिए इस सवाल में क्या पूछा गया हमसे, हमें कहा गया है निम्न सीधी रेखाओं की संख्या क्या है। हमें क्या पूछा गया यहाँ पर, स्ट्रेट लाइंस पूछे गए। स्ट्रेट लाइंस गिनने का तरीका क्या है, देखिए हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इस तरफ और इस तरफ टिल्ट जो लाइंस है उनको काउंट कर लें। तो अलग अलग जो टाइप की लाइंस है उन सबको एक एक करके काउंट करेंगे तो हमें टोटल काउंट जो है लाइंस का पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले वर्टिकल लाइंस को काउंट करते हैं। वर्टिकल लाइंस देखिए 1 2 3, वर्टिकल लाइंस तो कितनी हो गई 3। अगर मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल तो 1 2 3, ये भी कितनी है 3 है। इस तरफ टिल्ट जो है उनकी अगर हम बात करें, राइट की तरफ जो झुकी हुई है तो वो देखिए कौन सी, 1 2 3, तो ये 3 ही हो गई। फिर अगर हम बात करें इस तरफ, दूसरी तरफ झुकी हुई देखते हैं, 1 2 3, 3 ये हो गई। तो यहाँ पर टोटल हमने गिन ली तो कितनी कितनी हो गई, तो वर्टिकल कितनी 1 2 3, हॉरिजॉन्टल कितनी 1 2 3, फिर राइट तरफ टिल्ट कितनी हो जाएगी 1 2 3, और लेफ्ट की तरफ टिल्ट है 1 2 और ये हो जाएगी 3। तो 3 इस तरफ हो गई, तो 3 3 3, 3 चौक कितने हो जाएंगे 12। तो हम टोटल यहाँ पर कितनी 12 स्ट्रेट लाइन्स है, यहाँ 12 स्ट्रेट लाइन्स जो है टोटल हो जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए देखिए इस फिगर में हमें क्या पूछा गया, त्रिभुजों की संख्या पूछी गई। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें काउंट करने कि कितने ट्राइंगल यहाँ पर बनेंगे। तो देखिए ट्राइंगल काउंट करते हैं, ध्यान से काउंट करेंगे, चेक करते हैं। ट्राइंगल में हमने एक बात सीखी है कि ये जो फिगर बनता है इस तरह से, इसमें कितने ट्राइंगल बनते हैं, हमेशा 3 बनते हैं। यहाँ पर कितने बनेंगे, हमेशा 3 ट्राइंगल। तो मैं अगर इसको काउंट करूँ, देखिए यहाँ पर ये फिगर ऐसा बन रहा है, तो इसमें कितने हो जाएंगे 3। ऐसा सेम फिगर यहाँ पर भी बन रहा है, इसमें भी कितने होंगे 3। इसी तरह से एक बड़ा भी बन रहा है, ये आप देखेंगे ये वाला, तो यहाँ पर भी कितने बनेंगे 3। और ऐसा एक इस तरफ भी बनाया जा सकता है, ये वाला, ये यहाँ पर भी बनेगा एक, और ये बीच में, तो इसमें भी कितने बनेंगे 3 बनेंगे। तो 3 3 3 3, तो ये कितने हो गए 12। 12 ट्राइंगल तो ये बने, पहले ये काउंट करने। इसके बाद 12 के बाद जो कौन सा ट्राइंगल काउंट करेंगे वो समझिए। इसके बाद हम ये ट्राइंगल काउंट कर लेते हैं। इस तरफ देखिए एक एक करके, एक ये बनेगा, एक एक इससे बड़ा, 2 एक और बड़ा, 3 और एक इससे बड़ा और 4। तो जब हमने यहाँ से शुरू किया तो छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, कितने बने 4 ट्राइंगल बने, 4 ये बने। सेम अगर मैं इसी तरह से इस तरफ से काउंट करूं तो एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 इस तरफ भी बनेंगे। तो 4 ट्राइंगल ये बन गए। इसके अलावा कौन से, इसके अलावा देखिए, तो ये हमारे बनने के बाद हम ये काउंट कर सकते हैं, एक तो ये ट्राइंगल बनेगा, इन सबको मिलाएंगे तो एक ये ट्राइंगल बनेगा, एक एक ये बनेगा ऊपर की तरफ, 2 2 तो ये बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर और कौन से ट्राइंगल बन सकते हैं, तो और देखिए ये वाले, एक एक इस तरफ, 2 एक ये वाला, 3 एक ये वाला, 4 4 ये बने, और फिर एक ट्राइंगल या 2 ट्राइंगल और बनेंगे जो हम यहां पर देख पा रहे हैं, ये वाला हमने नहीं गिना, एक ये वाला, एक ये इस तरफ बनेगा, एक ये इस तरफ बनेगा।
दो ये और हो गए। अब देखिए टोटल हम काउंट करते हैं कितने होते हैं, तो 12 और ये 8 कितने हो जाएंगे 20, 20 और ये कितने हो जाएंगे 4 और 4 8, 20 और 8 कितने हुए 28। तो हम कहेंगे इस फिगर के अंदर जो है टोटल 28 ट्राइंगल बनेंगे, 28 ट्राइंगल यहाँ पर बनेंगे। तो ध्यान रख लिया, अच्छा सवाल है, इसको फिर से एक बार चेक कीजिएगा, देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया, इसमें हमें पूछा गया आकृति में त्रिभुजों और वर्गों की संख्या को गिने। त्रिभुज और वर्ग हमें गिनने, त्रिभुज गिनते हैं। देखिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो फिगर बनता है, इस फिगर के अंदर 8 ट्राइंगल बनते हैं। कितने बनते हैं 8 ट्राइंगल बनते हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखिए इसमें बन जाएंगे 8, इसमें बन जाएंगे 8, इसमें बन जाएंगे 8, इसमें बन जाएंगे 8। तो 8 चौक कितने हो गए 32, तो ये हुए। इसके बाद है कि दो दो को मिलाकर ये फिगर और ये इन इन 8 वाले जो हमने ट्राइंगल गिने थे, इनमें दो दो फिगर्स को मिलाकर बनेंगे। जैसे इन दोनों को मिलाते हैं तो एक ट्राइंगल ये बनेगा, एक इसका उल्टा बनेगा। फिर इसी तरह एक ये बनेगा और एक इसका उल्टा बनेगा, 4। फिर एक ये बनेगा और एक इसका उल्टा बनेगा। ये कितने हो जाएंगे 6। तो 6 ट्राइंगल इसमें और बन जाएंगे यहाँ पर, 6 ये बने। फिर एक आप देख पा रहे ऊपर की तरफ ये वाला 7 और एक ये 8, 8 और बने। कितने हो गए टोटल 40। तो 40 तो इसमें क्या हो जाएंगे आपके ट्राइंगल। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है 40 वाला, तो ये हमारा सही वैसे सही उत्तर हो जाएगा। वर्ग गिनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम वर्ग गिन लेते हैं। अगर हम यहाँ वर्ग गिने तो वर्ग कितने बनेंगे देखिए, एक तो बनेगा ये स्क्वायर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 स्क्वायर ये बने और एक ये बनेगा, दूसरा ये स्क्वायर बनेगा और तीसरा ये बनेगा। 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, तो 7 हो जाएंगे स्क्वायर और 40 इसमें हो जाएंगे ट्राइंगल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फिगर में हमें क्या पूछा गया है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है ट्राइंगल। तो चलिए इसमें ट्राइंगल काउंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये फिगर देख चुके हैं, इसको याद रखना है। ये जो फिगर है इसमें कितने बनेंगे 3। ऐसा एक बड़ा भी बन रहा है ये वाला, इसमें भी 3। फिर अगर हम इसमें नीचे बात करें, इसमें भी कितने बनेंगे 3 बनेंगे। तो देखियो 3 3 3 कितने हो गए 9। तो 9 ट्राइंगल जो है यहाँ बन चुके हैं। अब देखिए सेम फिगर जो है इस तरफ भी है, तो यहाँ पर भी 9 बनेंगे इसी प्रकार से। जैसे ये एक 3 का पेयर बनेगा, फिर ये जो बड़ा वाला है उसमें 3 का पेयर बनेगा, और एक ये जो है इसमें भी बनेगा 3 का पेयर, मतलब 9 नीचे की तरफ भी बनेंगे। 9 और 9 कितने हो गए 18, तो ये हुए। फिर है कि ये जो हमने एक हिस्सा ये लिया, दूसरा हिस्सा ये लिया, दोनों को अगर मैं एक साथ लेता हूँ, मर्ज करता हूँ, तो एक ट्राइंगल ये बनेगा बड़ा और एक इसके ऑपोजिट बनेगा। कितने हो गए 2, 2 ये बने। और इसके अलावा हमारे पास ये कुछ ट्राइंगल ऐसे हैं जो साइड में अलग से हैं, वो देखिएगा। एक तो ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, 2 ये और 2 इसी के ऑपोजिट ये वाले 2। 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 ये बने। टोटल देखिए 20 और 4 कितने हो जाएंगे 24। तो हम कहेंगे इस फिगर के अंदर टोटल 24 ट्राइंगल्स बनेंगे, 24 ट्राइंगल बनेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्या है। इसमें देखिए क्या पूछा गया हमसे, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बतानी है, स्क्वायर काउंट करना है। स्क्वायर काउंट कैसे करना है समझिए इसको। जैसे अगर मैं बात करता हूं इस फिगर की, इसमें 5 स्क्वायर बनते हैं हमेशा। कितने बनते हैं 5 स्क्वायर। कौन कौन से 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो अगर मैं इस फिगर में देखता हूं तो यहां पर एक फिगर तो यही बन रहा है एक, तो इसमें तो कितने बने 5 बने, 5 तो ये हो गए। फिर ऐसा का ऐसा एक बड़ा फिगर भी बनता है, ये स्क्वायर है, बीच में प्लस, 5 इसके बने, और एक इससे बड़ा और बनेगा सेम इसी तरह से, ये बड़ा स्क्वायर उसमें फिर प्लस, तो 5 इसमें बने। 5 5 5 कितने हो जाएंगे टोटल 15। तो इस फिगर में 15 जो स्क्वायर है वो बनेंगे। तो सही उत्तर होगा थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस पर दिया गया है हमें,
स्टेटमेंट और एजम्पशन का सवाल है, पूर्व धारणाओं के सवाल जो है दिए गए। देखिए पूर्व धारणा वाले सवाल में हमने पहले भी पेपर में डिस्कस किया है और चर्चा की है। तो मैंने कहा था आपसे धारणा वाले सवालों को कैसे देखना है। धारणा का अर्थ है कि कोई भी कथन कहने से पहले या कोई भी कार्य करने से पहले आपके मन में क्या विचार है, क्या सोच के आप वो काम करते हैं या कहते हैं कोई भी कथन, उसे ही हम क्या कहते हैं, धारणा। एजम्पशन का मतलब क्या है कि हमारे मन में कौन सी बात थी जिसको लेकर हमने ऐसा किया या कहा। तो अब हम देखते हैं सवालों को और देखते हैं कौन सी धारणा यहाँ पर सही मानी जाएगी। तो देखिए पहला जो सवाल दे रखा है उसमें कथन हमें कह रहा है, कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कब तक हमारा देश दुर्भाग्यपूर्ण और विनाशकारी आतंकवादी गतिविधियों का शिकार होगा। तो क्या कहा गया है, एक चिंता व्यक्त की गई है किस प्रकार की, इस बात की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि हमारा देश जो है कितने, ये जो विनाशकारी आतंकवादी जो गतिविधियां हो रही है इनका शिकार कितने समय तक रहेगा या इनका नाश कब तक होगा, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। तो अब देखते हैं धारणाएं कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है, ऐसी चिंता व्यक्त की है, तो उसके मन में धारणा क्या है। तो देखिए कहा गया है धारणाएं, आतंकवादी गतिविधियों का अंत करना असंभव है, तो नहीं, ये धारणा क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। देखिए अगर धारणा ये हो कि असंभव है तो फिर हम ऐसी बात ही नहीं करते कि कब तक ये समाप्त होगा या संभव है या नहीं है। तो इसका मतलब पहली धारणा तो यहाँ पर क्या है, गलत है। दूसरी धारणा है आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के प्रयास जारी है, तो ये धारणा यहाँ पर क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे मन में विचार है कि भाई प्रयास तो जारी है, लेकिन हम ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते ये कब तक जो है हमें इसका शिकार होना पड़ेगा, कब तक ये पूरी तरह से जो है नष्ट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये धारणा यहाँ पर क्या है, सही मानी जाएगी। तो पहली गलत होगी, दूसरी धारणा यहाँ पर सही होगी। सेकंड जो ऑप्शन है वो इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला सवाल, इसमें देखिए फिर से धारणा का सवाल है। सवाल के लिए कथन क्या है वो देखते हैं। स्कूल अधिकारियों ने आय और व्यय के बीच की खाई को काफी हद तक पाटने के लिए अगले शैक्षणिक सत्र से प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बढ़ाकर 70 तक करने का फैसला किया है। अब सवाल क्या है, कथन क्या कर रहा है कि किसको, आय और व्यय के बीच की खाई को पाटने के लिए, मतलब आय जो खर्चा हो रहा है वो और जो हमारे पास जो आय इनकम हो रही है इन दोनों के गैप को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। कहने का मतलब है आय को बढ़ाने के लिए और खर्च को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। इसके लिए क्या कदम उठाया गया है कि अगले शैक्षणिक नेक्स्ट जो एकेडमिक्स जो सेशन होगा उसमें प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या को बढ़ाकर कितना किया जाएगा, 70। तो अब देखते हैं कि किसी स्कूल ने अगर ऐसा निर्णय लिया, स्कूल अधिकारियों ने ऐसा निर्णय लिया है, तो उसके पीछे की जो धारणाएं हैं वो क्या रही होगी। तो पहली धारणा क्या है, अतिरिक्त छात्रों की फीस के माध्यम से उत्पन्न आय इस खाई को पाटने के लिए पर्याप्त होगी, तो बिल्कुल सही है। तो अगर देखिए वो कह रहे हैं कि 70 कर दी है, जो संख्या है कक्षा में कितनी कर दी है, 70। इसका मतलब अधिक विद्यार्थी है जो है कक्षा में एडमिशन ले पाएंगे, इससे इनकम क्या होगी, अधिक होगी। इनकम अधिक होगी तो दोनों के बीच का जो गैप है वो हम क्या कर पाएंगे, भर पाएंगे। तो पहली धारणा यहाँ पर क्या है, सही है। दूसरी धारणा, स्कूल को अगले शैक्षणिक सत्र से प्रत्येक कक्षा में अतिरिक्त छात्र मिलेंगे। देखिए मिलने की कोई बात नहीं कही गई, हाँ ये विचार किया जा रहा है कि भाई आगे जो है अधिक जो है कैपेसिटी उसको हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, लेकिन वो छात्र उसमें इतना एडमिशन ले पाएंगे या इतने छात्र आएंगे ही इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मिलेंगे, ये पूर्व धारणा यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगी। तो हमने कहा पहली जो है सही है, दूसरी क्या है, गलत। तो सही उत्तर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, यदि केवल धारणा एक क्या है, निहित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पर स्टेटमेंट ये है, अपने बच्चे की स्मृति को बेहतर बनाने के लिए हमारे उत्पाद का उपयोग करें। यह प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर आधारित है और इसका कोई दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं है। एक दवा कंपनी का एक विज्ञापन, एक दवा कंपनी एक ऐड करती है जिसमें क्या कह रही है वो कि अपने बच्चे की अगर आपको मेमोरी को जो है बढ़ाना है, बेहतर करना है, तो क्या करें, हमारे उत्पाद, हमारी जो दवाई है उसका प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक जड़ी बूटियों से पर आधारित है और इसका कोई भी जो है साइड इफेक्ट नहीं है। तो ऐसी कोई कंपनी जो है एडवर्टाइजमेंट कर रही है अपने उत्पाद का, अपने प्रोडक्ट का। तो अब इसने क्या सोच के ऐसा किया, क्यों ऐसा लिखा है, तो इसके लिए धारणा समझते हैं क्या लिखी गई। धारणा है, आमतौर पर लोग ऐसे मेडिकल उत्पाद चुनते हैं जो उपयोगी और उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं हो। तो बिल्कुल सही है। देखिए कंपनी ने कहा है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों कहा ऐसा, कि लोग ये समझते हैं कि दवाइयों का कई बार साइड इफेक्ट होता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब लोग ऐसा चाहते हैं कि दवाइयों का प्रभाव उन पर दुष्प्रभाव नहीं पड़े। तो पहली जो पूर्व धारणा है वो यहाँ पर क्या है, सही है। दूसरी, बच्चे की स्मृति में सुधार में को कई माता पिता द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये पूर्व धारणा भी यहाँ पर क्या है, सही है। क्योंकि देखिए क्या कहा है, बच्चे की स्मृति को बेहतर बनाने के लिए, उन्होंने खास जोर दिया बच्चे की स्मृति को, उसकी मेमोरी को बेहतर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि कई माता पिता इस चीज को लेकर चिंतित रहते हैं
कि बच्चे की जो स्मृति है वो क्या है, सही रहे। तो इसीलिए कि बच्चे की स्मृति में सुधार के लिए माता पिता महत्वपूर्ण जो है, माता पिता द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उनके लिए ये चीज क्या है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए उन्होंने ऐसी बात कही है, यही सोचकर कही है। इसका मतलब सेकंड यहाँ पूर्व धारणा भी क्या है, सही है। दोनों पूर्व धारणा को यहाँ सही माना जाएगा, तो उसका सही उत्तर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। एक और दोनों दोनों अंतर्निहित है। अगला सवाल, अगले सवाल में देखिए क्या कहा गया है। नगर निगम ने मुख्य शहर के उप शहरी क्षेत्र में मुख्य मार्गों पर यातायात की भीड़ से बचने के लिए कुछ मुख्य घंटों में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नगर निगम ने क्या किया है, कहां पर, मुख्य शहर में उप शहरी क्षेत्र के मुख्य मार्गों पर, जो मेन मेन जो यहाँ पर क्या है रोड थी, जो मेन मेन जो आपके पास मार्ग है, उनके ऊपर भीड़ से बचने के लिए, भीड़ को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, कुछ कुछ ऐसे आर्स जहां पर ट्रैफिक, जिस समय ट्रैफिक ज्यादा रहता है उस समय जो है वाहनों के प्रवेश का क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया, उनको बैन कर दिया कि इस समय जो है वाहन यहाँ पर नहीं आ सकते, इस मार्ग पर नहीं चल सकते। तो नगर निगम ने ऐसा कदम उठाया तो क्या सोचकर उठाया था, क्या सोचकर ऐसे किया, क्या धारणा रही होगी वो समझते हैं। तो देखिए पहली धारणा, उप शहरी क्षेत्रों के लोगों को कुछ मुख्य घंटों में उनके वाहनों को लाना नहीं चाहिए। देखिए ये पूर्व धारणा यहाँ पर क्या है, गलत है। क्यों, देखिए नगर निगम अगर ये सोचता है कि अगर लोग ये खुद से करने लग जाएं कि वो जो है मुख्य घंटों के दौरान जो है अपने वाहन वहां नहीं लाएंगे, अगर वो लोग खुद से ऐसा करने लग जाए तो नगर निगम को जो है ऐसे कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब नगर निगम ये जानता है कि लोग ऐसा करते नहीं है, कि मुख्य घंटों में जो है ऐसा नहीं है कि लोग जो है वहां आना क्या कर दे बंद, लोग तब भी आएंगे। इसीलिए नगर निगम ने ऐसा कदम उठाया, उसको उस समय के लिए क्या किया है, बैन किया है। इसका मतलब पहली पूर्व धारणा क्या है यहाँ पर, गलत। दूसरी, मुख्य शहर में रहने वाले लोगों के वाहनों के द्वारा कोई यातायात भीड़ नहीं होती। देखिए अगर ऐसा हो कि मुख्य शहर में रहने वाले लोगों से अगर यातायात और भीड़ नहीं हो रही है, अगर भीड़ ही नहीं होती तो नगर निगम को ये कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल भीड़ हो रही है, इसीलिए नगर निगम ने ऐसा कदम उठाया है। तो जो दूसरी पूर्व धारणा है वो यहाँ पर क्या है, गलत है। दोनों की दोनों पूर्व धारणा यहाँ क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। तो हम कहेंगे न तो एक और न ही दो क्या है, निहित है। यहाँ दोनों की दोनों जो पूर्व धारणाएं हैं वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है गलत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल क्या है, कथन क्या कह रहा है, कथन ये कह रहा है बाजार का रुझान लगातार बदल रहा है और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ कीमतों और गुणवत्ता के सापेक्ष उपभोक्ताओं की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। ये बाजार बाजार जो है उसका रुझान जो है वो समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। और किस वजह से, प्रतिस्पर्धा के कारण। साथ साथ क्या बढ़ रही है, प्रतिस्पर्धा भी, कंपटीशन बढ़ रहा है। और इससे क्या, कीमतों और गुणवत्ता के सापेक्ष उपभोक्ताओं की मांग भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अब जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर, उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। और किसके सापेक्ष बढ़ रही है, कीमतें भी धीरे धीरे बढ़ रही है और क्वालिटी जो है वो भी क्या है, बढ़ रही है। तो प्रतिस्पर्धा की वजह से क्वालिटी भी बढ़ रही है, कीमतें भी बढ़ रही है, और जो कंज्यूमर्स है उनकी मांग भी क्या है, बढ़ रही है। इसका मतलब ओवरऑल जो बाजार का रुझान है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। तो अब देखिए इसके लिए पूर्व धारणाएं कौन सी सही मानी जाएगी। तो क्या कहा गया, उपभोक्ताओं ने इससे पहले कीमतों और गुणवत्ता की परवाह नहीं की। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये धारणा क्या है, यहाँ पर गलत है। ये धारणा या ये कथन इसलिए नहीं कहा गया है कि पहले ऐसा नहीं होता था। सवाल ये कहा गया कि रुझान बदल रहा है और इसके साथ साथ जो है कंज्यूमर्स, उनकी जो है उपभोक्ताओं की मांग जो है वो भी क्या है, क्वालिटी के हिसाब से बढ़ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले जो है उपभोक्ता क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते थे या कीमतों पर ध्यान नहीं देते थे। वो ध्यान पहले भी दे सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे यहाँ पर ये पहले वाली जो बात है कि पहले इस पर जो है परवाह नहीं करते थे, ये पूर्व धारणा यहाँ पर क्या है, गलत है। बाजार की प्रतिस्पर्धा उपभोक्ताओं के प्रति अनुकूल नहीं है, ये भी यहाँ पूर्व धारणा क्या है, गलत है। देखिए ये कहा गया है कि कंज्यूमर्स जो है उनकी मांग क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है। कंपटीशन बढ़ रहा है, क्वालिटी को देखते हुए, कीमतों को देखते हुए कंज्यूमर्स की मांग भी क्या है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि उनके लिए, क्योंकि कंपटीशन की वजह से क्वालिटी भी बढ़ेगी, कीमतें भी बढ़ सकती है धीरे धीरे, लेकिन ओवरऑल जो है कंज्यूमर को इससे क्या होता है, फायदा होता है कि भाई गुणवत्ता जो है, क्वालिटी उनको मिल रही है और कीमतों में भी जो है फर्क रहता है, कंपैरिजन रहता है कि भाई प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की वजह से कीमतें जो है वो भी शायद उस स्तर की रहे जिससे उनकी क्वालिटी है, क्वालिटी भी बढ़ रही है। इसका मतलब ओवरऑल जो कंज्यूमर है उसको यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिस्पर्धा की वजह से फायदा ही होगा। ये प्रतिस्पर्धा उपभोक्ताओं के प्रति अनुकूल नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल उनके क्या है, अनुकूल है, कंज्यूमर्स के प्रति ये क्या है, अनुकूल है। तो जो दूसरी पूर्व धारणा है वो यहाँ पर क्या है, गलत होगी। तो यहाँ दोनों की दोनों पूर्व धारणाएं गलत मानी जाएगी, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ना तो एक और ना ही दो क्या है, निहित है। अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगले सवाल में कहा गया है कि विश्वविद्यालय प्राधिकरण ने टर्मिनल परीक्षा के संचालन को विकेंद्रीकृत करने के लिए निर्णय लिया है
और छात्रों को परिणामों की घोषणा की देरी से बचाने के लिए इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक कॉलेज को दे दी है। क्या कहा गया कि टर्म एग्जाम्स जो है, टर्मिनल जो एग्जाम्स होते हैं जो कॉलेजेस वगैरह में, उनको क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। कि पहले अगर एक ही जगह जो है एग्जाम होते थे और वही रिजल्ट निकलता था, अब उसको क्या कर दिया है, अलग अलग जगह बांट दिया गया है, विकेंद्रीकृत कर दिया है। इससे क्या होगा, छात्रों के परिणामों की घोषणा में जो देरी से बचाने के लिए, इससे क्या है कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, थोड़ा जल्दी से आएगा, लेट नहीं आएगा। और इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, कॉलेज को दे दी है। अब यूनिवर्सिटी ना करके कॉलेज जो है टर्मिनल एग्जाम करवाएगी और वही उनके क्या निकालेगी, रिजल्ट निकालेगी, ताकि रिजल्ट जो है वो क्या आ सके, जल्दी आ सके। तो अब ये जो अगर विश्वविद्यालय प्राधिकरण ने ऐसा कदम उठाया है तो क्या सोच के उठाया है, क्या धारणा रही होगी, उसको समझते हैं। धारणाएं क्या है, कॉलेज इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, देखिए अगर प्राधिकरण ने जो है ये इसकी जिम्मेदारी कॉलेजेस को दी है तो यही सोच कर दी होगी कि कॉलेज ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं। तो पहली पूर्व धारणा क्या है, यहाँ पर सही है। दूसरा, कॉलेजों के मूल्यांकन के मानकों में एक रूपता नहीं हो सकती, गलत। क्यों? अगर प्राधिकरण ये माने कि कॉलेज जो है अलग अलग मूल्यांकन के आधार पर क्या करेगी, उनमें एक रूपता, एक समानता नहीं होगी, इक्वलिटी नहीं होगी, तो फिर वो ऐसा कदम नहीं उठाएगी। इसका मतलब है कि प्राधिकरण को ऐसा नहीं लगता कि एक रूपता नहीं होगी, उसको लगता है कि एक रूपता होगी, तभी उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। तो हम कहेंगे दूसरी पूर्व धारणा यहाँ पर गलत है। तीसरी, छात्र इस नए कदम का स्वागत कर सकते हैं। छात्र इस, बिल्कुल, तो अगर प्राधिकरण ने ये निर्णय लिया है तो क्या कहा गया है कि घोषणा में जो रिजल्ट है, परिणाम में घोषणा की देरी से बचाने के लिए, अगर जो है प्राधिकरण ने जो है रिजल्ट जल्दी निकालने की बात कही है तो बिल्कुल जो विद्यार्थी है इस बात का क्या करेंगे, स्वागत करेंगे, क्योंकि उनका रिजल्ट क्या आएगा, समय पर आ सकेगा। तो तीसरी जो पूर्व धारणा है वो यहाँ पर क्या है, सही है। तो यहाँ केवल पहली और तीसरी सही होगी। जो अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, फोर्थ ऑप्शन, धारणा 1 और धारणा 3 क्या है, निहित है। तो जो चौथा उत्तर है वो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल करेंगे हम। अगले सवाल में देखिए, अब यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं वो किसके दिए रखे हैं, तर्क। यहाँ तर्क हमें दे रखा है, क्या कहा गया कि तर्क पे जो है कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि 1 2 3 4, एक सही है, दो सही है, दोनों गलत है या दोनों सही है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है, उसके पीछे तर्क क्या है। कथन कह रहा है, क्या बैंकों में अलग अलग अवधि के सावधि जमा के लिए केवल एक ही ब्याज दर होनी चाहिए। देखिए कथन कह रहा है कि जो हम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, एफडी जो करवाते हैं बैंक में, वो अलग अलग अवधि के लिए उनकी जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अभी जो सिस्टम है उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए जो इंटरेस्ट रेट होती है एफडी में वो क्या होती है, अलग है। आप जितना ज़्यादा लंबे समय के लिए पैसा जो है एफडी में डालेंगे, आपको रेट ब्याज जो है उतना ज़्यादा मिलता है। लेकिन कथन कह रहा है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि सबके लिए, कितने ही टाइम के लिए, आप भले 1 महीने के डालिए या 1 साल के लिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके लिए क्या रहेगा, सेम। कि क्या ऐसा होना चाहिए, चलिए समझते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए, इसके पीछे के तर्क जो है उनको देखते हैं। तो पहला तर्क क्या दिया जा रहा है, नहीं, लोग लंबी अवधि के लिए धन रखने से बचेंगे जिससे बैंकों की चल निधि स्तर में कमी आएगी। बिल्कुल सही तर्क है, ठोस तर्क है यहाँ पर। क्यों? देखिए अगर सभी 1 महीने की ब्याज दर और 1 साल की ब्याज दर को सेम कर देंगे तो लोग जो है वो क्या करेंगे कि कम समय के लिए अपना पैसा बैंक में रखेंगे। अगर उनको ये लगता है कि भाई ज़्यादा समय के लिए रखते हैं तो ब्याज उनको ज़्यादा मिलेगा, तो जो कस्टमर्स है, जो आपके उपभोक्ता है, वो क्या करेंगे, बैंक के अंदर जो पैसा है वो ज़्यादा समय के लिए रखेंगे। ज़्यादा समय के लिए रखेंगे, इसका मतलब है बैंक के लिए जो लिक्विडिटी है वो क्या आएगी, बढ़ेगी, उनके पास पैसा ज़्यादा समय तक रहेगा। इसका मतलब वो उसका बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे। तो ये जो पहला तर्क है वो क्या है यहाँ पर सही, कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी समय के लिए जो है ब्याज दर क्या हो, सेम हो। दूसरा तर्क क्या कहा गया है, हाँ, आम लोगों के लिए यह बहुत आसान होगा और उन्हें बैंकों में अधिक पैसा रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये तर्क यहाँ पर क्या है, ठोस नहीं हो पाएगा। देखिए ब्याज दर जो है उसको बराबर करने से कि वो ज़्यादा पैसा रखेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि समय जो है ज़्यादा समय के लिए रख रहे होंगे तो उसको कम समय के लिए रखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब सेकंड जो तर्क है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला यहाँ पर क्या होगा, सही। तो इस हिसाब से इसका जो उत्तर बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन बनना चाहिए। केवल प्रबल तर्क जो है, केवल तर्क एक जो है वो यहाँ पर क्या है, ठोस है या प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, क्या विदेश में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को वापस भारत बुलाया जाना चाहिए। तो अब क्या है कि जो बाहर ऐसे साइंटिस्ट जो इंडिया से बाहर जो है काम कर रहे हैं, क्या उनको वापस भारत बुलाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। इसके पीछे के तर्क जो है वो क्या दिए गए हैं, देखिए पहले पक्ष में हाँ की फॉर्म में क्या तर्क दिया गया, हाँ, उन्हें पहले मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और
खोजों, सम्मान, सुविधाओं और सभी के बारे में भूल जाना चाहिए। नहीं, ये ठोस तर्क नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो ये जरूर मान के करता है कि अगर जो वो कोई भी काम करे लोगों की भलाई के लिए है तो इस बात का उसको क्या है, पूरा सम्मान दिया जाए। तो अगर वो ये सोचे कि हमें मातृभूमि की सेवा, सिर्फ मातृभूमि की सेवा करनी है और कोई सम्मान सुविधाएं हमें नहीं मिलेगी, तो ये तर्क यहाँ पर क्या है, गलत होगा, ठोस नहीं होगा, कमजोर तर्क होगा। इस आधार पे जो है हम वैज्ञानिकों को बाहर से भारत नहीं ला सकते। दूसरा तर्क क्या है, नहीं, हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है इसीलिए उन्हें वहां रहने देना चाहिए जहां वे रहना चाहते हैं। ये तर्क भी यहाँ पर क्या है, ठोस नहीं है, गलत है। क्योंकि ये क्या बताता है, हमारी नकारात्मकता को बताता है, नेगेटिविटी को बता रहा है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ से बाहर दूसरे देश में जो है यहाँ के साइंटिस्ट जाके काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनको वहीं रहने देना चाहिए, हमें उनका जो है कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। यहाँ की प्रतिभा है, बाहर जाके काम कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो यहीं रह के काम करे तो देश का विकास जो है बेहतर हो पाएगा, देश के लिए काम कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या है कि दोनों तर्क में हमें बीच का रास्ता खोजना चाहिए कि हमें उनको यहाँ बुलाना भी चाहिए, लेकिन उसको एक तरीके से, बेहतर तरीके से, ताकि वो यहाँ रहे, यहाँ उनको उतना सम्मान वगैरह दिया जाए ताकि उनको बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो हम कहेंगे यहाँ इस सवाल के लिए दोनों तर्क क्या माने जाएंगे, कमजोर माने जाएंगे। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो प्रबल है। अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, क्या कॉलेज विश्वविद्यालय में छात्र संघ होने चाहिए? तो ये कहा गया है कि क्या यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जो है उनके अंदर जो इलेक्शन होते हैं, जो विद्यार्थी छात्र संघ जो है स्टूडेंट इलेक्शंस होते हैं, वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो तर्क क्या दिया गया है, नहीं, यह परिसर में एक राजनीतिक माहौल तैयार करेंगे। तो बिल्कुल क्या है, सही बात है, ठोस तर्क है यहाँ पर। देखिए, होगा क्या इससे कि वो अगर छात्र संघ, स्टूडेंट्स जो इलेक्शंस है वो कॉलेज वगैरह में किए जाएंगे, इससे जो है पूरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर जो है एक राजनीतिक माहौल बनेगा, पॉलिटिकल जो है आप एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होने से वो जो है बच्चों की जो पढ़ाई है वो क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। इसका मतलब है वो ये कहना कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तर्क क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सही है या ठोस है। दूसरा क्या है, हाँ, यह बहुत जरूरी है, छात्र भविष्य के राजनेता। ये तर्क भी यहाँ पर क्या है, ठोस। कि बिल्कुल छात्र संघ होना या स्टूडेंट इलेक्शन होना क्या है, जरूरी भी है। एक हद पे अगर हम देखें तो, एक एंगल से देखें तो, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये छात्र जो है यही भविष्य के क्या है, राजनेता है। तो यही आने वाले टाइम में क्या बनेंगे, आपके राजनेता बनेंगे, पॉलिटिशियंस बनेंगे। तो अगर वो यहीं पर उनको ऐसा माहौल मिलता है तो हो सकता है कि इस माहौल की वजह से वो बेहतर राजनेता, राजनीति के गुणों को बेहतर तरीके से सीख पाए। इसका मतलब दूसरा तर्क भी यहाँ पर क्या है, ठोस है। तो दोनों तर्क अपनी अपनी जगह क्या माने जाएंगे, ठोस माने जाएंगे। तो हम कहेंगे यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा कि दोनों तर्क यहाँ पर प्रबल है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ये उसका सही उत्तर हुआ। अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तर्क के ऊपर है, क्या है, क्या भारत में मतदाता बनने के लिए एक न्यूनतम मानदंड साक्षरता होना चाहिए? कि अगर आपको यहाँ पर वोटर बनना है, इंडिया में वोटर बनना है, तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कि क्या वह क्या होनी चाहिए, लिटरेसी होनी चाहिए, कि सिर्फ लिटरेट है आप तभी आप वोट दे सकते हैं वरना वोट नहीं दे सकते। अब ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके पीछे के तर्क को समझते हैं। देखिए तर्क क्या दिया गया। पहला तर्क क्या है, नहीं, सिर्फ साक्षरता ही किसी व्यक्ति की राजनीतिक परिपक्वता की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल सही तर्क है। देखिए, आप इस आधार पे कि कोई व्यक्ति साक्षर है ये नहीं जांच सकते कि उसकी राजनीतिक, पॉलिटिकल जो आपकी मैच्योरिटी है वो किस प्रकार की है। कोई व्यक्ति कई है निरक्षर होके भी जो है उसकी साक्षरता, जो पॉलिटिकल जो आपकी मैच्योरिटी है वो क्या हो सकती है, बेहतर हो सकती है, क्योंकि ये अनुभव पे डिपेंड करता है, अनुभव पे जो है निर्भर करता है। इसलिए हम कहेंगे ये तर्क यहाँ पर क्या है, ठोस। कि सिर्फ इसके ऊपर, साक्षरता के ऊपर जो है आपकी पॉलिटिकल परिपक्वता है उसकी गारंटी नहीं ले सकते। तो बिल्कुल सही है, पहला तर्क यहाँ पर ठोस रहेगा। दूसरा क्या है, हाँ, सही उम्मीदवार या पार्टी के लिए मतदान करने की राजनीतिक रूप से बुद्धिमान निर्णय लेने की संभावना निरक्षर लोगों में कम होती है। ये तर्क भी यहाँ पर क्या है, ठोस है, बिल्कुल है। कैसे? देखिए, निरक्षर जो लोग हैं, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनमें किसी हद तक, किसी ना किसी, कई मुद्दों पे जो है समझ जो है वो क्या है, उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी क्या है साक्षर जो व्यक्ति है उसके बराबर हो। इसीलिए ये भी हो सकता है कि जो निरक्षर व्यक्ति है, जो साक्षर नहीं है, उनको हो सकता है कि कोई भी बहला फुसला के जो है किसी अपने पक्ष वाली पार्टी में कोई क्या है वोट दिलवा दे, तो उनको बहलाया फुसलाया या फिर क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा मॉडिफाई या उनके जो दिमाग है उसमें बदलाव किया, उनकी सोच में जो है उसको बदला जा सकता है, क्योंकि वो निरक्षर है, इतनी समझ नहीं रख पाते हैं राजनीतिक जो है, जो भी गतिविधियां उसके बारे में। तो हम कहेंगे यहाँ दूसरा जो तर्क है वो भी क्या है, ठोस है, कि बुद्धिमान लोगों की जो है, हाँ, राजनीतिक
जो रूप है बुद्धिमान लोगों का क्या है, ज्यादा ठीक है, बुद्धिमान लोग बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। तीसरा क्या है, नहीं, मतदान प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। ये तर्क यहाँ पर पूरी तरह से क्या है, ठोस है। ध्यान रखिए, जब भी किसी तर्क के अंदर किसी संविधान, किसी ऐसी रिपोर्ट का जिक्र किया जाता है जो सरकार की तरफ से जारी की जाती है, या रूल्स वगैरह, कोई पॉलिसीज, एक्ट वगैरह, उसके आधार पे कोई तर्क दिया जाता है, जो सरकार के नियम वगैरह बनाए गए उसको आधार लेते हुए कोई तर्क दिया जाता है, ऐसे तर्क को हमेशा क्या माना जाता है, ठोस माना जाता है। तो यहाँ क्या कहा, नहीं, मतदान प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार, बिल्कुल हम जानते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हर व्यक्ति क्या है, 18+ वाला हर एक व्यक्ति क्या दे सकता है, वोट दे सकता है। इसका मतलब हम कहेंगे ये तर्क भी यहाँ पर क्या है, ठोस है। तो यहाँ तीनों के तीनों जो तर्क है वो अपनी अपनी जगह क्या है, ठोस माने जाएंगे। तो हम कहेंगे यहाँ सारे के सारे तर्क जो है ठोस होने चाहिए, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। सभी तर्क जो है वो क्या होंगे, यहाँ पर प्रबल होंगे, ठोस होंगे। अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले सवाल में क्या कहा गया है, क्या गठबंधन सरकार लोकतंत्र के लिए उपयुक्त है। एक जो आपके क्या बनती है, कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, गठबंधन के साथ जो सरकार बनती है, क्या ये लोकतंत्र के लिए जो है सुटेबल है या नहीं है, ये समझते हैं। तो आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया, तर्क, हाँ, क्योंकि ऐसी सरकारें तानाशाही नहीं बन सकती। क्या तर्क क्या दे रहा है कि अगर आपके गठबंधन वाली सरकार है तो तानाशाह नहीं बन सकती। ये तर्क यहाँ पर क्या है, गलत होगा या ठोस नहीं होगा, कमजोर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए बात क्या हो रही है कि लोकतंत्र की, लोकतंत्र में वैसे भी कोई व्यक्ति तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि लोकतंत्र जो है लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, उसमें किसी एक व्यक्ति का जो है यहाँ वर्चस्व नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पर तर्क दिया गया है वो क्या है, गलत होगा या कमजोर होगा, वो सही नहीं है। नहीं, क्योंकि ऐसी सरकार स्थिर नहीं हो सकती, ये तर्क भी यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर गठबंधन की कोई भी सरकार है तो गठबंधन की सरकार जो है वो तभी बनती है जब दो जो आपके गुट है उन दोनों की विचारधारा क्या है, एक जैसी हो, एक जैसी मिले, तभी वो मिलेगी। इसका मतलब एक जैसी विचारधारा के साथ अगर वो काम करेंगे तो हम ये सोचें कि स्थिर जो है सरकार स्थिर नहीं होगी, ये क्या है, पूरी तरह से सही नहीं है, या ये जो तर्क है वो ठोस नहीं है, इतना ठोस तर्क नहीं है कि हम इस बात को मान ले। तो हम कहेंगे सेकंड जो है यहाँ पर तर्क वो भी क्या है, वीक होगा, कमजोर होगा। यहाँ दोनों तर्क कमजोर माने जाएंगे, तो हम कहेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ना तो एक और ना ही दूसरा तर्क यहाँ पर ठोस होगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल जो है इस प्रकार हमें दिया गया है, ये हमें किस पे दिया गया है, कथन और निष्कर्ष के ऊपर दे रखा है। हाँ, तो देखिए इस सवाल में हमें क्या है, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। हम कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि दी गई स्टेटमेंट से कौन सा कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, देखिए, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग दुनिया में ऊर्जा संकट को समाप्त करेगा। ये गैर पारंपरिक जो आपके ऊर्जा के स्रोत है, ये किसको, ऊर्जा की जो समस्या है देश जो है विश्व के अंदर, उसको क्या करेगा, समाप्त करेगा। देखिए तो निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं यहाँ से। पहला निष्कर्ष है, आधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की जगह ले रही है। तो बिल्कुल सही है कि जो नए नए आपकी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, वो धीरे धीरे क्या कर रही है, जो कन्वेंशनल मेथड थे, कन्वेंशनल सोर्सेज थे जो एनर्जी के, उनको क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है, उनकी जगह ले रही है। और इसी तरीके से हम क्या कर पाएंगे, जो एनर्जी की क्राइसिस है, जो ऊर्जा की दिक्कत है, ऊर्जा की जो समस्या है, संकट है, उसको क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। इसका मतलब पहला निष्कर्ष यहाँ से निकाला जा सकता है। दूसरा क्या है, पर्यावरण के अत्यधिक दोहन से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का ह्रास हुआ है। तो बिल्कुल कि आपके क्या हो रहा है कि पर्यावरण का जो है मैक्सिमम अत्यधिक दोहन हम कर रहे हैं, इस वजह से जो कन्वेंशनल सोर्स है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, समाप्त होने जा रहे हैं। तो ये निष्कर्ष यहाँ से निकाला जा सकता है। इसीलिए गैर पारंपरिक जो स्रोत है उनके उपयोग से हम एनर्जी क्राइसिस को क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, क्योंकि कन्वेंशनल जो सोर्स है वो क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो दूसरा निष्कर्ष है वो भी यहाँ से निकाला जा सकता है। यहाँ से दोनों निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, यदि एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, फिर से कथन और निष्कर्ष का सवाल है। क्या है कथन, देखिए क्या कर रहा है, राजनीति में पैसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि पॉलिटिक्स में पैसा क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्या करता है, प्ले करता है। निष्कर्ष निकालते हैं, इससे क्या निकल सकता है, तो कहा गया है गरीब कभी भी राजनेता नहीं बन सकता। नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत। देखिए वो कहा गया है राजनीति में पैसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा जरूरी ही है। हाँ, यह है कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन जरूरी है ऐसा नहीं है। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि गरीब कभी भी राजनेता नहीं बन सकता, ये पूरी तरह से सही नहीं है, गलत है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, सभी अमीर लोग राजनीति में हिस्सा लेते हैं। नहीं, पैसा महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास पैसा है वो हमेशा राजनीति के अंदर ही जाएगा। तो ये निष्कर्ष भी यहाँ से नहीं निकाला जा सकता।
तो दोनों के दोनों यहाँ पर क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। यदि न तो एक और न ही दो क्या है, अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है, माता पिता अपने बच्चों को एक समप्रभात शिक्षा के लिए किसी भी कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार है। कि जो पेरेंट्स है वो क्या है कि अच्छे बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए क्या है, कितना भी पैसा जो है देने के लिए तैयार है। ये कथन हमें कहा गया है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो देखिए पहला निष्कर्ष क्या लिखा गया है, सभी माता पिता इन दिनों बहुत अच्छी स्थिति में है, नहीं ये हम नहीं कह सकते। ये कहा गया कि माता पिता कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन सबके पास या सबकी स्थिति अच्छी है ये हम यहाँ से नहीं पता कर सकते। इस बात से ये निष्कर्ष नहीं निकलता। दूसरा, माता पिता में अच्छी शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चे में संपूर्ण विकास के लिए एक जुनून है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए कि माता पिता जो है अच्छी शिक्षा के लिए कितना भी पैसा देने के लिए तैयार है, कितनी भी पैसा देने के लिए तैयार है, इसका मतलब है कि उनको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जो है उसकी क्या है, उनका जुनून है, या उसके लिए जो है वो आगे क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं। वे बच्चे की जो है क्या मिले, एक अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए वो कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। तो जो दूसरा निष्कर्ष है वो यहाँ से निकाला जा सकता है। सेकेंड कंक्लूजन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन सेकेंड जो है फॉलोस। अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में क्या कहा गया है, कथन क्या है, दहेज के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग वे हैं जिन्होंने खुद इसे लिया है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो डॉवरी है, जो दहेज है, उसके खिलाफ ज्यादातर लोग कौन बोलते हैं, जिन्होंने खुद जो है क्या है, दहेज को या डॉवरी को एक्सेप्ट किया है, वही लोग दहेज के खिलाफ बोल रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलता है इस स्टेटमेंट से, तो पहला निष्कर्ष क्या कहा गया, कहना करने की तुलना में आसान है, बिल्कुल सही बात है। देखिए कि दहेज का जो है उसके अगेंस्ट जाना, ये कहना कि हम दहेज नहीं लेते या दहेज लेना गलत है, ये कहना आसान है लेकिन करना जो है मुश्किल है। इसीलिए लोग क्या है, दहेज के खिलाफ जो ज्यादा बोलते हैं उन्होंने क्या है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्या है, दहेज लिया हुआ होता है। तो पहला निष्कर्ष यहाँ से निकाला जा सकता है कि कहना करने की तुलना में क्या है, ज्यादा आसान होता है। दूसरा क्या है, लोगों के दोहरे मापदंड है, बिल्कुल यहाँ से भी पता चलता है। अब लोग दहेज ले तो रहे हैं, साथ साथ ये कह रहे हैं कि वो उसके खिलाफ भी है, दहेज जो है लेना ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि अपने समय पर तो वो दहेज ले रहे हैं, लेकिन दूसरे के समय पे कह रहे हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब इससे ऐसे लोगों के जो मापदंड है, अलग अलग लोगों के हिसाब से वो क्या है, चेंज होते जाते हैं, बदल जाते हैं। तो लोगों के जो मापदंड है वो भी क्या है, दोहरे। ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है यहाँ से। तो यहाँ से दोनों निष्कर्ष निकलेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा, यदि दोनों निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करते हैं, फोर्थ ऑप्शन। जो फोर्थ ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर हुआ। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है, कई रचनात्मक व्यक्ति कलाकार बन जाते हैं। सवाल क्या है कि कई जो है रचनात्मक व्यक्ति जो है, जो क्रिएटिव पीपल है, वो क्या बन जाते हैं, एक्टर बन जाते हैं, आर्टिस्ट बन जाते हैं, कलाकार बन जाते हैं। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष देखिए चार ऑप्शन में दे रखा है। पहला क्या है, एक रचनात्मक व्यक्ति निश्चित रूप से एक कलाकार बन जाएगा, नहीं ये जरूरी नहीं, कई लोग बन जाते हैं लेकिन रचनात्मक व्यक्ति जो है वो कलाकार बन ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, रचनात्मकता के बिना कलाकार बनना संभव नहीं है, ये भी नहीं। हाँ ये जरूर है कि रचनात्मक व्यक्ति कलाकार बन जाते हैं लेकिन उसके बिना बनना संभव नहीं है, ये भी गलत है, नहीं निकाल सकते यहाँ से ये निष्कर्ष। कलाकार बनने के लिए उच्च स्तर की रचनात्मकता की आवश्यकता होती है, नहीं ये निष्कर्ष भी नहीं निकलेगी कि उच्च स्तर की जरूरी है। सवाल में कहा है कि रचनात्मक व्यक्ति, अब वो वहां पर रचनात्मकता का स्तर जो है, क्रिएटिविटी का जो लेवल है वो ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी, ऐसा कहा नहीं गया है। तो ये निष्कर्ष भी हम नहीं निकाल सकते। चौथा क्या है, कुछ कलाकार रचनात्मक व्यक्ति है, हाँ ये कहा जा सकता है। देखिए कई रचनात्मक व्यक्ति जो है वो क्या बनते हैं, कलाकार। इसका मतलब कलाकारों के अंदर रचनात्मक व्यक्ति शामिल है। तो हम कहें कि कुछ कलाकार रचनात्मक व्यक्ति हैं, ये बात यहाँ से जो है कही जा सकती है, ये निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो ये यहाँ पर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अगला देखते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है। अगला स्टेटमेंट है कि प्रभाकर द्वारा लिखित सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं, उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की जाती है। कि प्रभाकर ने जितनी भी किताबें लिखी है वो सारी की सारी क्या है, पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक है। और उसकी जो है कुछ पुस्तकें किसने लिखी है, एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई, उसने पब्लिश की है। तो कुछ पुस्तकें किसकी, प्रभाकर की। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो समझते हैं। एबीसी पब्लिशिंग कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करती है, नहीं यहाँ से ये पता नहीं चलता। हाँ ये है कि इसकी किताबें पाठ्य पुस्तकें प्रभाकर की, और एबीसी कंपनी ने कुछ किताबों का क्या किया है, पब्लिश किया है। इसका मतलब कि ये सिर्फ टेक्स्ट बुक का पब्लिश करती है, ऐसा जरूरी नहीं है।
प्रभाकर द्वारा लिखित कुछ पुस्तकों को एबीसी प्रकाशन कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा भी प्रकाशित किया जाता है। हाँ, ये निष्कर्ष यहाँ से निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या कहा गया है कि यहाँ पर प्रभाकर ने की सारी किताबें टेक्स्ट बुक है और उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित है। कुछ पुस्तकें एबीसी द्वारा प्रकाशित है, इसका मतलब कि कुछ जो बची अन्य वो किसी दूसरे के द्वारा क्या की गई होगी, प्रकाशित की गई होगी। तो हम गए पुस्तकों को एबीसी कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा भी प्रकाशित किया जाता है। तो ये कथन यहाँ ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं। एबीसी पब्लिशिंग कंपनी प्रभाकर द्वारा लिखित कुछ महत्वपूर्ण निबंध प्रकाशित करती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कथन में, ये गलत हो जाएगा। एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकें प्रभाकर द्वारा लिखी गई हैं? नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ये तो प्रभाकर की कुछ पुस्तकें जो है उसको पब्लिश करती है, लेकिन सारी जो पब्लिश की गई वो प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है, ये हम यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, सही सेकंड जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। अगला देखिए सवाल क्या कह रहा है। इसमें कहा गया है अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। कुछ भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम कर रहे हैं। देखिए अमेरिका, अगर ये यूएस है और यहाँ काम करने वाले सभी कौन है, प्रतिभाशाली है, ठीक है, टैलेंटेड है, तो कुछ भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम कर रहे हैं। तो कुछ अगर इंडियंस जो है वो अमेरिका चले गए, इसका मतलब वो भी क्या हुए, प्रतिभाशाली हुए। इससे हम ये पता कर सकते हैं। तो देखिए कंक्लूजन क्या है, भारतीय वैज्ञानिकों में से कोई भी प्रतिभाशाली नहीं है, गलत, ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हम। कुछ प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका चले गए हैं, ये बिल्कुल सही है। देखिए कुछ प्रतिभाशाली थे, वो कहाँ चले गए, अमेरिका। तो अमेरिका गए हैं, इसका मतलब वो क्या थे, प्रतिभाशाली थे, क्योंकि अमेरिका में जो भी है वो सारे के सारे क्या है, प्रतिभाशाली है। तो ये दूसरा कंक्लूजन यहाँ से निकल जाएगा। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक भारतीय नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सारे प्रतिभाशाली भारतीय ही हो, अमेरिका में रहने वाले सारे प्रतिभाशाली है, ये कहा गया है। कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, बिल्कुल कुछ भारतीय वैज्ञानिक क्या है, प्रतिभाशाली। क्यों? क्योंकि कुछ भारतीय वैज्ञानिक कहाँ चले गए हैं, अमेरिका, और अमेरिका में वही जाता है जो क्या है, प्रतिभाशाली है। इसका मतलब सेकंड और फोर्थ ये कंक्लूजन यहाँ से निकाला जा सकता है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो फोर्थ ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, सेकंड और फोर्थ जो है वो यहाँ से सही होंगे, ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि कथन हमें दे रखा है, सिनेमा हॉल को इन दिनों भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि लोग सिनेमा हॉल जाने की तुलना में घर पर टीवी देखना पसंद करते हैं, और फिर हमें कुछ कार्रवाइयां दी गई। अब यहाँ हम क्या दे रखा है, स्टेटमेंट, उसके साथ साथ कार्रवाई। देखिए कार्रवाई वाले सवालों में हमें क्या है, सामान्यतः एक समस्या दी जाती है कि इस समस्या के निवारण के लिए हमें कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। तो जनरली कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे समस्या जो है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में जो है वो क्या हो सके, दूर हो सके या उसका निवारण हो सके। तो चलिए देखते हैं समस्या क्या है कि सिनेमा हॉल को इन दिनों में भारी नुकसान हो रहा है। तो सिनेमा हॉल है उनको नुकसान हो रहा है, क्यों? क्योंकि लोग घर पर बैठकर टीवी देखना क्या है, ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। तो देखते हैं कि कार्रवाई क्या होनी चाहिए इसको लेकर, समस्या को लेकर। सिनेमा हॉल को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जानी चाहिए और वहां बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जाना, नहीं, गलत कार्रवाई है। समस्या किसकी है, सिनेमा हॉल में दर्शक कम आ रहे हैं। कम आने का अर्थ ये नहीं है कि आप सिनेमा हॉल को ही बंद कर दें। सिनेमा हॉल को बंद करने से सिनेमा हॉल की समस्या जो है उसका निवारण नहीं हुआ। सिनेमा हॉल की समस्या का निवारण तब होगा जब लोग वापस सिनेमा घरों में जो है वो मूवी देखने आएंगे, टीवी जो है घर में बैठकर टीवी नहीं देखे। इसका मतलब पहली कार्रवाई जो है नकारात्मक कार्रवाई है, तो हम कहेंगे ये कार्रवाई यहाँ गलत मानी जाएगी। दूसरी, सिनेमा हॉल को शॉपिंग मॉल में परिवर्तित किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। भाई सिनेमा हॉल नहीं चल रहा है तो हम उसमें क्या बना दे, शॉपिंग मॉल बना दे। तो शॉपिंग मॉल इसका मतलब है कि आप उस समस्या से भाग रहे हैं। सिनेमा हॉल था उसमें काम नहीं चला तो आपने शॉपिंग मॉल बना दे, इसमें सिनेमा हॉल की समस्या दूर नहीं है। सिनेमा हॉल की समस्या तो पूरी तरह से क्या हुई, एक तरह से आपने उसको साइड लाइन कर दिया, उसको हटाई दिया। तो हम कहेंगे ये भी जो कार्रवाई होती है, ऐसी कार्रवाई है, वो भी क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, नेगेटिव कार्रवाई है। तो हम कहेंगे ये कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे सिनेमा घरों में आने वाले जो लोग हैं, जो दर्शक है, उनकी संख्या बढ़े। इससे जुड़ी हुई कोई कार्रवाई हमें करनी चाहिए, तब हमारी समस्या का हल होगा। यहाँ दोनों कार्रवाइयाँ क्या मानी जाएगी, गलत। तो हम कहेंगे ना तो एक और ना ही दूसरी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य के बार बार चेतावनी के बावजूद एक बच्चा स्कूल में चुपके से पटाखे फोड़ता पकड़ा गया। क्या है कि प्रिंसिपल ने बार बार जो है चेतावनी दी थी कि पटाखे नहीं फोड़ने, उसके बावजूद भी एक बच्चे को जो है पटाखे फोड़ते पकड़ा गया है। तो अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए, तो फर्स्ट कार्रवाई क्या है, सभी पटाखे बच्चे से छीन लिए जाने चाहिए और उसे फिर से ऐसा न करने की धमकी दी जानी चाहिए। देखिए
एक बार हमें ये कार्रवाई क्या लगती है, ठीक की बात सही है कि उसको धमकी दे देनी चाहिए कि अगली बार ऐसा नहीं करेगा। लेकिन देखिए समस्या क्या है कि चेतावनी तो बार बार दी जा चुकी है, पहले बार बार चेतावनी दी जा चुकी, उसके बावजूद भी जो है बच्चे ने ऐसा काम किया है, तो इसका मतलब है उसके बावजूद भी उसको चेतावनी देंगे, चेतावनी का तो कोई असर हुआ ही नहीं, तो अगर फिर ये कार्रवाई की जाएगी तो इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ इस स्थिति में ये कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी, बच्चे को उसके गलत कृत्य के लिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल सही कार्रवाई है। यहाँ पर ये कार्रवाई जो है की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए, देखिए क्योंकि कहा गया है कि बार बार चेतावनी, कि चेतावनी देने के बावजूद जो है वो बच्चे ने ऐसा कार्य किया है, तो मतलब चेतावनी का समय तो पूरा हो चुका है, चेतावनी दी जा चुकी थी, फिर भी बच्चे ने ऐसा कृत्य किया, तो अब अगला जो कदम है वो क्या है कि उसको कड़ी सजा दी जानी थी, ताकि एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके, एक उदाहरण जो है पेश किया जा सके, जिससे अगली बार कोई जो है बच्चा दूसरी बार अगर वापिस देखे तो वो गलती ना करे। तो इसलिए दूसरी कार्रवाई यहाँ की जानी चाहिए, ध्यान रखना है। तो हम कहेंगे इसका सेकंड जो है वो सही होगा। तो सेकंड क्या है इसका, ये वाला कि केवल कार्रवाई 2 की जानी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल जो है वो देखिए क्या कथन है, एक व्यस्त सड़क में, एक व्यस्त सड़क के फुटपाथ सस्ते सामान बेचने वाले विक्रेताओं से भर रहे हैं। ये एक बिजी जो है वो रोड है, उसमें क्या है कि जो पेडिस्ट्रियंस है, जो आपके क्या है फुटपाथ है, उस पे क्या है सामान बेचने वाले, सस्ते सामान बेचने वाले जो विक्रेता है, उन्होंने क्या है उसको पूरी तरह से कवर कर लिया। इसका मतलब यातायात में समस्या आ रही है। तो देखिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ पर, उन्हें दूर हटाने के लिए पुलिस की मदद लेनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उनको वहां से हटाने के लिए किसकी मदद लेनी चाहिए, पुलिस वो कार्रवाई करेगी कि भाई ये यहाँ पर है जो क्या कर रहे हैं कि सड़क क्या है व्यस्त, और व्यस्त जो है सड़क को ये घेर कर बैठे हैं, तो पुलिस जो है इसके ऊपर क्या कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, उनको हटाने के लिए उनकी मदद ली जा सकती है। तो पहली कार्रवाई यहाँ पर सही है। दूसरी क्या है, उन्हें कुछ जगह प्रदान की जानी चाहिए जहां वे बिना फुटपाथ जाम किए अपनी रोटी कमा सके, ये कार्रवाई बिल्कुल सही है। तो हम उनके लिए एक ऐसी जगह की व्यवस्था करनी चाहिए जहां पर वो अपना सामान बेच सके और वहां पर फुटपाथ पे उनको बैठने की आवश्यकता ना पड़े। तो दूसरी कार्रवाई भी यहाँ पर सही है, यहाँ दोनों कार्रवाइयाँ सही मानी जाएगी। हम कहेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, दोनों कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए। अगला सवाल करेंगे, देखिए अगला क्या है, गांवों से शहरों की ओर पलायन दोनों के लिए हानिकारक है। तो गांवों से अगर शहर की ओर पलायन हो रहा है तो ये दोनों के लिए क्या है, नुकसानदेह है, गांवों के लिए भी है और किसके लिए, शहरों के लिए भी नुकसानदेह है। अब इसको लेकर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए उसको समझते हैं। कार्रवाई क्या है, ग्रामीण प्रविष्ट को जो है, हाँ प्रविष्टि को अनिवार्य किया जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं कर सकते कि भाई गांव में रहना अनिवार्य है, ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता। देखिए सभी लोग जो है डेमोक्रेसी में स्वतंत्र है, तो आप कहें कि गांव में ही रहना, गांव वाले लोगों को सिर्फ गांव में ही रहना पड़ेगा, इसको जो है क्या करना चाहिए, अनिवार्य कंपल्सरी कर देना चाहिए, जो संभव नहीं है, तो ऐसी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। पहली कार्रवाई क्या है यहाँ पर, गलत मानी जाएगी। सेकेंड है, शहरों को छोटी जगहों से जोड़ने वाली ट्रेनें कम होनी चाहिए, तो नहीं, गलत। तो कि शहरों से जो है गांव को जोड़ने वाली जो ट्रेनें हैं उनको क्या कर दें, कम, ताकि लोग यहाँ से वहां आएंगे नहीं, ये भी गलत है, ये तरीका सही नहीं है इस समस्या को जो है हल करने का। तीसरा क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन योजना शुरू की जानी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। देखिए ग्रामीण से जो है शहरों में लोग अगर आ रहे हैं तो उसका मेन जो रीजन होता है वो क्या होता है, रोजगार। गांव में रोजगार जो है नहीं मिल पाता, इसीलिए लोग किस तरफ आते हैं, शहरों की तरफ आते हैं। अगर गांव में ही रोजगार मिलने लग जाएगा लोगों को तो फिर वो शहरों की तरफ जो है पलायन नहीं करेंगे। इसका मतलब तीसरा जो आपका यहाँ कार्रवाई, तीसरी जो जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो इस समस्या का जो है निवारण कर सकती है, उसमें इस समस्या का निवारण हमें दिखता है। तो हम कहेंगे तीसरा जो यहाँ कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या होगा, सही होगा। तो केवल तीसरा, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, केवल कार्रवाई 3 की जाएगी, ये सही होगा। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट है, दिखावट और वेशभूषा के अलावा खुद को भीतर से विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। स्टेटमेंट क्या लिखी गई है, इसको दिखावट कि आप जो शो करते हैं, किसी चीज को शो करना, और जो आपके फैशन है, वेशभूषा जो है, कपड़े आप पहनते हैं, उसके अलावा भी खुद को अंदर से विकसित करना, खुद को अंदर से अच्छा करना, बेहतर करना, वो भी क्या है, जरूरी है। अब है कार्रवाई क्या है वो समझते हैं, कि किसी को फैशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं कहा गया। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आप फैशन पे ध्यान दीजिए, आप दिखावा करते हैं, दिखावट जो है वो भी ठीक है, आप अपनी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको अंदर से भी क्या होना है, विकसित होना है, अंदर से भी अच्छा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपको फैशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत है, यहाँ पर सही नहीं है। दूसरा, फैशन पर ध्यान देना चाहिए, ये भी नहीं कहा गया कि फैशन पर ध्यान दो,
वो कह रहे हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा भी ये चीज जरूरी है। मेन चीज क्या है कि खुद को अंदर से विकसित करिए, इस पर जोर दिया गया है। तो ये कहा गया हो कि भाई फैशन पर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये दोनों यहाँ पर गलत है। तीसरा है स्व विकास पर पुस्तकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है कि खुद के डेवलपमेंट के लिए जो ऐसी किताबें हैं जो आपके खुद के अंदर के विकास के लिए क्या है जरूरी, उनको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, जिससे जिसको पढ़कर आपके अंदर की जो चीजें हैं आप खुद से अंदर से खुद को क्या कर पाएं, विकसित कर पाएं या बेहतर कर पाएं। तो हम कहेंगे तीसरे यहाँ पर कार्रवाई क्या है, सही होगी, केवल तीसरी सही है, थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कथन में कहा गया मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 48 घंटों के दौरान शहर में भयंकर तूफान आने की संभावना है। तो मौसम विभाग की तरफ से ऐसी चेतावनी दी गई है कि अगले आने वाले 48 घंटों में क्या आ सकता है, भयंकर तूफान आ सकता है। अब है कि इसको लेकर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए क्या है, पहला, प्रशासन को सभी व्यावसायिक और शैक्षिक प्रतिष्ठानों को 2 दिनों के लिए बंद करने की सलाह देनी चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए क्या कहा गया है कि भयंकर तूफान आने की संभावना है, इसका मतलब है कि जो भी आपके क्या है बिजनेस, जो भी है आपके कमर्शियल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, उनको क्या कर दिया जाना चाहिए, बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगले 48 घंटों के बारे में बात की गई। तो अगले 2 दिन के लिए उनको क्या कर दिया जाना चाहिए, बंद कर दिया जाना चाहिए। ये कार्रवाई यहाँ पर सही है। दूसरा है प्रशासन को सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शहर के निवासियों में दहशत पैदा हो सकती है। ये कार्रवाई क्या है, गलत, बिल्कुल। ऐसी सूचनाएं जो है उसको क्या करना चाहिए, सार्वजनिक तरीके से सबके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि लोग उसके लिए क्या कर सकें, पूरा प्रॉपर जो है एक तैयार कर सके, खुद का जो बैकअप है उसको तैयार कर सके, उसके प्रति जो है सतर्क रह सके कि आने वाला तूफान है, तो उसके लिए जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो पहले से कर सके। तो प्रशासन इसको सार्वजनिक नहीं करता है, सबको नहीं बताता है, ये क्या है यहाँ पर गलत। तो सबको बिल्कुल बताना चाहिए। तो हम देखते भी हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो हमें ये है सार्वजनिक तरीके से बताया जाता है कि आने वाले इतने समय में जो है भयंकर तूफान या आंधी आ सकती है, ताकि हम उसको लेकर क्या रहें, सतर्क रहें। तीसरी कार्रवाई क्या है, प्रशासन को किसी भी संभावित आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अपने आपदा प्रबंधन कार्यक्रम को सक्रिय करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपदा से जुड़ी जो है समस्या है, इसका मतलब आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो भी आपके क्या है डिपार्टमेंट है, उसको क्या करना चाहिए, इसके लिए सतर्क या इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि वो ऐसी आपदाओं के लिए क्या रहे, पहले से तैयार रहें। तो यहाँ फर्स्ट और थर्ड ये 2 कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, सेकंड नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड जो है हमें किसमें दिया गया, देखिए फोर्थ ऑप्शन में कहा गया केवल फर्स्ट और थर्ड की जाएगी, ये बात सही है। अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसका है, ये है हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या है सवाल पूछा गया, देखिए कि कौन सा चित्र शिक्षक, पुरुष और लेखकों को जो है सबसे अच्छा संबंध इंगित करता है, इनके बीच का बेस्ट जो है रिलेशन बताता है। देखिए शिक्षक और पुरुष की अगर मैं बात करूं तो शिक्षक जो है, कुछ शिक्षक पुरुष हो सकते हैं, कुछ पुरुष जो है वो क्या हो सकते हैं, शिक्षक। उनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या रहता है, कुछ का रहेगा। इसी तरह पुरुष और लेखक की बात करें तो पुरुष जो है वो लेखक भी हो सकते हैं, लेखक जो है क्या हो सकते हैं, पुरुष। इनमें भी क्या रहेगा, कुछ का रिलेशन। शिक्षक और लेखक की बात करें तो लेखक जो है वो शिक्षक भी हो सकता है, शिक्षक जो है वो भी क्या हो सकता है, लेखक हो सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी सभी के बीच में आपस में कैसा रिलेशन है, कुछ कुछ वाला। हम कहेंगे यहाँ डायग्राम ऐसा बनना चाहिए जिसमें एक बताएगा शिक्षक, ये क्या है, पुरुष, और एक क्या हो जाएगा, लेखक। तो कुछ शिक्षक पुरुष हो सकते हैं, पुरुष शिक्षक हो सकते हैं, पुरुष लेखक हो सकते हैं, लेखक पुरुष हो सकते हैं, लेखक शिक्षक हो सकते हैं, शिक्षक क्या हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं। तो ये जो वेन डायग्राम बनेगा वो इन तीनों के बीच के संबंध को सबसे बेहतर तरीके से बता पाएगा। तो हम कहेंगे इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल कथन और निष्कर्ष मतलब सिलोक्स का क्वेश्चन है। न्याय निगमन जो है उसके ऊपर सवाल पूछा गया। देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या कहा गया, सभी शाखाएं फूल है, तो हम कहेंगे सभी शाखाएं जो है वो क्या है, फूलों के अंदर आएगी, फूल है। सभी फूल पत्तियां हैं, सारे फूल जो है वो किसके अंदर आ गए, पत्तियों के अंदर आ गए। सारे फूल क्या है, पत्तियां हैं। अब निष्कर्ष क्या लिखे हुए देखते हैं। सभी शाखाएं पत्तियां हैं, तो सभी शाखाएं पत्तियां हैं, बिल्कुल सभी शाखाएं किसके अंदर आ रही है, पत्तियों के अंदर आ रही है, और ये हमेशा आएगी। तो पहला जो निष्कर्ष है वो यहाँ पर क्या है, सही है। दूसरा, सभी पत्तियां शाखाएं हैं, सभी पत्तियां शाखाएं नहीं, सारी पत्तियां शाखाओं के अंदर नहीं आ रही। जैसे ये हिस्सा है पत्तियों का वो शाखाओं में नहीं आ रहा, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, गलत। तीसरा क्या है, सभी फूल शाखाएं हैं, सभी फूल शाखाओं के अंदर आ रहे हैं, नहीं, शाखाओं का, फूलों का ये जो हिस्सा है वो शाखाओं के अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, गलत होगा। कुछ पत्तियां शाखाएं हैं,
कुछ पत्तियां जो है शाखाएं, पत्तियों का कुछ हिस्सा, ये देखिए पूरा हिस्सा किसका है, पत्तियों का, पत्तियों का कुछ हिस्सा किसके अंदर आ रहा है, शाखाओं के अंदर भी आ रहा है। तो ये जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर क्या है, सही है। तो यहाँ फर्स्ट और फोर्थ ये दो निष्कर्ष निकाले जाएंगे, ये सही है, बाकी दो गलत होंगे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। केवल 1 और 4 जो है वो यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर से उसी पे सिलोक्स पे सवाल पूछा गया हमसे, क्या कहा गया है, सभी मिथक कल्पनाएं हैं। तो हम कहेंगे सभी मिथक जो है वो किसके अंदर आएगी, कल्पनाओं के अंदर, कल्पना है यहां पर। फिर है कोई कल्पना उपन्यास नहीं है, कोई भी कल्पना क्या नहीं है, उपन्यास। तो कल्पना और उपन्यास दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, अलग, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सभी उपन्यास कहानियां है, सभी उपन्यास जो है किसके अंदर आएंगे, कहानियों के अंदर, ये है कहानियां, सभी उपन्यास कहानियां है। चलिए निष्कर्ष को देखते हैं। कोई मिथक उपन्यास नहीं है, कि कोई भी मिथक जो है वो उपन्यास नहीं है, बिल्कुल सही है। देखिए मिथक जो है किसके अंदर आएगा, कल्पना के अंदर। कल्पना और उपन्यास दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग। इसका मतलब मिथक का कोई भी हिस्सा उपन्यास के साथ इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो अगर ये बात कहते हैं कि कोई मिथक उपन्यास नहीं है, तो कोई भी मिथक उपन्यास नहीं है, ये बात हमेशा क्या होगी, सही होगी। कुछ कल्पनाएं उपन्यास नहीं है, कि कुछ कल्पनाएं जो है वो उपन्यास नहीं है। हमें कहा गया कि कोई भी कल्पना उपन्यास नहीं है, अगर कोई भी कल्पना उपन्यास नहीं है तो कुछ भी नहीं होगी। तो ये वाला जो है निष्कर्ष वो भी यहाँ पर क्या है, सही है, दूसरा भी सही होगा। कुछ कल्पनाएं मिथक है, कि कुछ कल्पनाएं मिथक, तो ये देखिए ये है कल्पनाएं टोटल, उसका कुछ हिस्सा किस में आ रहा है, मिथक में आ रहा है। तो कुछ कल्पनाएं किस में आ रही है, मिथक में, तो ये बात भी यहाँ पर क्या है, सही है। चौथा क्या है, कुछ मिथक उपन्यास है, कुछ मिथक जो है वो क्या है, उपन्यास नहीं। हम कह रहे हैं कि कोई भी मिथक उपन्यास नहीं है, मिथक और उपन्यास दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये जो बात है कि कुछ मिथक उपन्यास है, ये गलत हो जाएगी, ये सही नहीं है। तो हम कहेंगे यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, पहले 3 कंक्लूजन यहाँ पर क्या होंगे, सही होंगे, बाकी चौथा क्या है, गलत है। अगर हम ऑप्शन देखें तो देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा जिसमें दिख रहा हो। पहले में ऐसा नहीं है, इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा। देखिए पहले तीनों ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें तीनों को, पहले दूसरे तीसरे को सही माना गया, तो हम कहेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे हमारे रीजनिंग के, आज जो पेपर हुआ उसमें रीजनिंग के सवाल। मिलेंगे हम अगले पेपर के डिस्कशन में।